की फॉर्मली शुरुआत किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होते हैं सभी प्रदेशों में होते हैं, जिसमें से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और आपके जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। तो इनसे संबंधित जो जानकारी होती है, शपथ पत्र सह सार पत्र, जिसमें से उनके चल अचल संपत्ति का ब्यौरा इस तरह से होता है जो साझा किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सांसदों और विधायकों के केस में तो ये जानकारी चुनाव आयोग के वेब पोर्टल पर ये जानकारी सार्वजनिक की जाती है, सार्वजनिक रहती है, जहां से आप देख सकते हैं। लेकिन पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उससे संबंधित जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी ये चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, उनके शपथ पत्र, सार पत्र, ये सारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई है। कई स्टेट्स में, एमपी में एक आदेश आया था राहुल सिंह जी का, जो अपनी एक आरटीआई पे हुआ था, जिसमें उन्होंने आदेशित किया था, उसका भी सही तरीके से पालन अभी तक चुनाव आयोग और संबंधित पंचायत विभाग द्वारा ये नहीं किया गया। तो इसको लेकर के सवाल हैं। तो अभी बीच में एक याचिका भी हमने लगाई थी, जनहित याचिका, जिस पर कुछ तो इस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि वो चीजें, वो जानकारी अब उन्होंने हटा ली है। तो आखिर क्यों डाली थी, क्यों हटा ली हैं, क्यों इस तरह से अ, पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है, ये अपने आप में विचारणीय है और इस पर डिस्कशन होना चाहिए। और इस पर आगे की जो प्रोसेस है, कोर्ट जाना है कहाँ, क्या, कैसे, उसके विषय में भी चर्चा होनी चाहिए। तो हर स्टेट्स का यहाँ पे अपन ब्यौरा लेंगे आप लोगों के माध्यम से कि कहाँ क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी होनी चाहिए और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और ये पारदर्शिता क्यों आवश्यक है। उन सारी विषय पर अपन चर्चा करेंगे। तो आशीष नारायण जी से ही शुरुआत करते हैं। आप अपने अनुभव अपने वेस्ट बंगाल के सिलसिले में, और जहाँ जैसा भी आपको जानकारी है तो अपना शेयर करें। तब तक हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब हैं, तो तैयारी करते हैं, वो इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। बाकी हमारे साथी जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे उनको भी हम अपन सुने। कैप्टन राहुल राय हैं, सुरेश मौर्य जी हैं, आदि आदि हमारे साथी हैं, एडवोकेट साहब भी हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, सभी को हम सुनेंगे। तो प्रारंभ करें। आशीष नारायण जी, स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। थैंक यू। देखिए, वेस्ट बंगाल का हाल तो बहुत खराब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो पंचायत लेवल में एकदम ग्राउंड लेवल जिसको बोलता है, उसमें आरटीआई के बारे में 95% पंचायत में कोई जानकारी है ही नहीं। मतलब आरटीआई में उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, इस सब के बारे में उसको पता ही नहीं है इन जनरल। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अलग बात है। इन जनरल जो है वही हम बता रहा हूँ आपको। इसके लिए उन लोग का जितना दोष है उससे ज्यादा दोष मेरा गवर्नमेंट का है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। क्या के लिए सेक्शन 26 का कॉम्प्लाई नहीं करता है गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हम बात बोल रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, बंदोबस्त नहीं है। यहाँ कोई मैंने एसपीआईओ, फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी को एडिक्वेट किया जाए। इवन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी उतना खास, मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है इसका बारे में। वो लोग इतना ही जानता है कि भाई इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया। मैं सेकंड अपील कुछ किया या कंप्लेंट किया तो उस बोलता है जो इंफॉर्मेशन दिया नहीं दिया। अगर दिया तो ठीक है, जो भी दे दो। मतलब हम आलू का भाव पूछ रहे हो, बैगन का भाव बता दिया तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो मिल गया ना। जबकि आलू का भाव उसका पास है, उसका रिकॉर्ड उसका दफ्तर में है। तो अगर कंप्लेन किया तो कंप्लेन में कभी कभी बोलता है ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैं दिला देता हूँ। तो एक केस में मैंने भी बोला था सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को, वेस्ट बंगाल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, कि आप इंफॉर्मेशन नहीं दिला सकते हैं। कारण के लिए मणिपुर वाला केस मैंने हाईलाइट किया था। तो हम लोग बोला, अच्छा अच्छा ऐसा बात है, तो ये है स्टैंडर्ड। तो गवर्नमेंट का तरफ से कोई अगर इनिशिएटिव नहीं होगा तो इस वक्त तो एक्चुअली मेरा हिसाब से सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट में इसको सुओ मोटो डिस्क्लोज कर देना चाहिए, जिसका बारे में किसान चंद जैन वाला केस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने साफ साफ बताया था, पैराग्राफ 26 27 में, ये सीआईसी एसआईसी को क्या करना चाहिए था। तो सीआईसी थोड़ा बहुत करता भी है, मतलब जस्ट कॉस्मेटिक अप्रोच इसको बोला जा सकता है। के लिए अगर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 में आरटीआई एक्ट ने कोई स्टेप लिया है, रिकमेंडेशन किया है, अगर उसका पालन नहीं हुआ तो क्या होगा इसका बारे में कुछ नहीं है।
तो एसआईसी तो बंगाल का एसआईसी तो सब कुछ करता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऐसा जजमेंट दिया है, ऐसा ऑर्डर है, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं करेंगे तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बहुत माने सॉफ्ट स्टैंड लेते हैं इसमें। खाली हाल ही में कुछ ऐसा ऑर्डर देखने को मिला है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब का ऑर्डर में, जहाँ अच्छा करके उसको लेसन सिखाया है। लेकिन कोर्ट का भी जो है ऑर्डर देखने को मिलता है, उसका अलावा दूसरा जगह का इंक्लूडिंग ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में भी, तो उसमें देखता है उसको भाई एक तो चांस दो, फिर अगर चांस दो, तो चांस मिलते मिलते वो लोग का मतलब सबका ये आइडिया हो गया है कि हमको सजा नहीं होगा। और जब तक सजा का डर नहीं रहेगा, आप लिख लो, कभी भी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगा। खास करके इसमें मैं एक पैराग्राफ और मेंशन करना चाहूंगा, किशन चंद जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट पिटीशन सिविल नंबर 990 ऑफ 2021, जहां 2023 17 मार्च में, अगस्त में, सॉरी 17 अगस्त 2023 में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ये ऑर्डर था। उसमें पैराग्राफ 25 में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट साफ साफ बोला है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन राइट होल्डर्स एंड ड्यूटी बेयरर्स। तो इसका पालन कहाँ हो रहा है? अगर कोई सिटीजन कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, अगर सेक्शन 4 का पूरा पूरा 100% कंप्लाई करता है ऑफिस, तो आरटीआई लगाना 90% कम हो जाएगा, दरकार ही नहीं होगा, हमको तो इन्फॉर्मेशन मिल ही रहा है। लेकिन सेक्शन 4 का वेस्ट बंगाल में कोई सवाल ही नहीं है, तो बोलने से बोलता है नहीं इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको नहीं दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन कौन चीज होता है भाई? अब इसको भी कारण है, काहे ऐसा उल्टा सीधा बात बोलता है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बोलो और आप एसपीआईओ बोलिए, जो भी बोलिए, वो लोग को इतना पता है कि एसआईसी में कोई पनिशमेंट नहीं होगा, सेक्शन 20 का इन्वोकेशन नहीं होगा एकदम। इंक्लूडिंग सीआईसी में ये हाल हो गया है। हाल ही में एक घटना में मेरा सीआईसी में एक ऑर्डर आया था 2 साल बाद, लेकिन उसका कॉम्प्लाई नहीं किया सीपीआईओ ने। मैंने सीआईसी को फिर बोला था कि इसको कॉम्प्लाई करने का नेसेसरी स्टेप लिया जाए। तो ऑनरेबल सिटिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोला है कि नहीं, तो कॉम्प्लाई किया है, सब ठीक है, कोई दरकार नहीं है फर्दर स्टेप का। जब का कंप्लाई नहीं किया, जो बोला था मोटा मोटा लिखा है जो भी, मैंने ए पर्सन विथ मिनिमम इंटेलिजेंस विल अंडरस्टैंड दैट सीपीआईओ हैज ग्रॉसली इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। लेकिन साहब को दिख रहा है कि हाँ ऑर्डर का कंप्लाई हुआ है। तो जानबूझ के अगर ऐसा मतलब कवरिंग फायर करेगा पीआईओ को, उसको बचाने के लिए, तो पीआई तो समझ गया कि कुछ नहीं होगा, इसीलिए कुछ सेक्शन 4 का कॉम्प्लायंस नहीं होता है, सेक्शन 4 में आना चाहिए। और अगर संपत्ति का बारे में मतलब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आप जानना चाहिएगा, मैं वेस्ट बंगाल में एकदम लिख के देता हूँ, आपको बोलेगा इंफॉर्मेशन नहीं आता है, ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में पीआईओ को क्या स्टेप लेना चाहिए वो पीआईओ को पता नहीं है, पीआई को ऊपर में जो बैठा है उसका भी पता नहीं है। मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं, अगर एसआईसी में जाइएगा तो एक ही कॉपी पेस्ट रिप्लाई आपको भी मिलेगा। सजा कौन देगा, कौन क्या करेगा, स्टेप लेगा, किसी को पता नहीं है। ये चलता है, ये खेल है, हम लोग करते हैं, टाइम पास होता है, कुछ पैसा जाता है, पोस्ट ऑफिस का भी कुछ आमदनी होता है, लेटर वेटर भेजते हैं हम लोग, टाइम पास होता है, सोचते हैं हम लोग बहुत बड़ा तीर मार दिया, होता कुछ नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ काम हो ही नहीं रहा है सर। थैंक यू। जी धन्यवाद। हमने इसका जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का ये आदेश था उसको हमने शेयर कर लिया है चैट बॉक्स में, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना, तो ये आप अवलोकन कर लें। उस स्पीकिंग ऑर्डर है, उसमें सारी चीजें विधिवत उसमें उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ें, और इस विषय पर हमारे बीच में राज तिवारी जी भी हैं। राज तिवारी जी, स्वागत है आपका, आप सुन पा रहे हैं? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का एक आदेश था, आपको याद होगा, जो पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने वाला ये था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के चल अचल संपत्ति के ब्यौरे की जानकारी को सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान था।
तो वो जानकारी अभी तक उस फॉर्मेट में नहीं आई है जैसा कि चाहा गया था, और थोड़े समय पर डाले जाने के बाद फिर उसे वापस निकाल लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। इस विषय पर चर्चा है तो आप लोगों के भी अनुभव में रहेंगे। कैप्टन राहुल राय जी, यूपी में आपकी क्या स्थितियां हैं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के जो शपथ पत्र, सार पत्र की जो जानकारी है, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा है, क्या ऐसे पंचायत अभ्यर्थियों की जानकारी कहीं पोर्टल पर सार्वजनिक तौर पर धारा 4 के तहत उपलब्ध करवाई जाती है? जी। गुड मॉर्निंग सभी को। राहुल राय बोल रहा हूँ। सब देखिए, हाँ। शिवानंद जी, उत्तर प्रदेश में तो पिछले इलेक्शन से जब 2020 में पंचायत का चुनाव हुआ था तो उसी समय उन्होंने पोर्टल पे डालना स्टार्ट कर दिया था। अभी भी अगर हम यूपी में चाहें तो हम जितने भी कैंडिडेट थे उस समय, उन कैंडिडेट का जो एफिडेविट है प्लस उनका जो फॉर्म उस समय फिल हुआ है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूपी का जो इन्फॉर्मेशन, यूपी का जो इलेक्शन कमीशन स्टेट का है वो काफी अच्छा है। इस मामले में उन्होंने प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कर रखा है। जैसे हम लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन में हम लोग देख लेते हैं, उनका एफिडेविट डाउनलोड हो जाता है। सेम प्रोसेस उसमें भी है। हाँ, बस इसमें ये है कि आप सीधे जाके डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उनकी साइट पे जाके आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद ओटीपी आएगा, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने कर दिया। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि यूपी का जो निर्वाचन आयोग है वो काफी अच्छा है। जी शिवानंद जी। जी, यूपी का बेहतर है, एमपी की स्थिति तो खराब है। इन्होंने किया था लेकिन अभी फिलहाल ये उपलब्ध नहीं है जानकारी। हम आपको उसका लाइव डेमो भी दिखाएंगे, तो इसको अपन देखेंगे। जी। और जी। भरत पंड्या जी। यूपी में इन्होंने 2020 से कर दिया था। यूपी में हम्म। 2020 से कर दिया था। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्टेप भी नहीं लेना पड़ा था किसी को। इन्होंने फॉलो किया था सेम टू सेम जो जनरल इलेक्शन होते हैं विधानसभा और लोकसभा के, उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने सेम टू सेम डिस्क्लोज कर दिया था, पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया था। तो ये इन्होंने काफी अच्छा किया था। इवन हमारे यहाँ की जो पंचायत इलेक्शन की वोटर लिस्ट है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो फॉर्म है वो भी ऑनलाइन था। अच्छा, हम्म। यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं। यहाँ पे तो सूचना आयोग के हाँ, आधार पर ये निर्वाचित। प्रोसेस काफी अच्छा है। यूपी के मामले में ऐसा काफी अच्छा है। वही। जी। भरत पंड्या जी, आप बाबा का क्या? राज है ना। हाँ, भरत बाबा का पंड्या राज जी। है। बाबा के राज से पहले की बात है। बाबा के राज से पहले भी ऐसा होता आया है। यहाँ पे मैंने देखा है, बहुत बार देखा कि पब्लिकली डिस्क्लोज बहुत सारी चीजें की गई हैं। वो किसी के राज से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चीजों में खामियां भी हैं। यहाँ पे डिस्क्लोजर है, इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह पे डिस्क्लोजर है हर चीज का। अभी हम्म। शिवानंद जी, अभी बीच में हम एक दिन हम लोग को डिस्कशन किया था, यूपी में जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको अपनी संपत्ति का विवरण देना होता है। हम्म। तो एक मानव संपदा पोर्टल करके इन्होंने बनाया है यूपी में, और उस पर जब तक वो देंगे नहीं तब तक उनका वेतन रोक दिया जाता है। तो इस बार उन्होंने 600 आईएएस ऑफिसर की मतलब क्लास वन ऑफिसर के 600 लोग का वेतन रोक दिया है, जिन्होंने अभी तक हम्म। डिस्क्लोजर नहीं किया है। और हम्म। पहले क्या था कि पहले हम उसको भी मानव संपदा पोर्टल पे जाके कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन उसका उनका जो डिस्क्लोजर होता था उसको जाके देख सकता था कि उन्होंने हम्म। जो भी संपत्ति अपनी बनाई, जो भी उन्होंने दिया है डेटा। अभी इन्होंने बंद कर दिया, इसको पब्लिक पब्लिक से हटा के प्राइवेट कर दिया। हम्म। जी। राहुल जी, सेक्शन जी। 4 क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन बी का जो हाँ। डायरेक्शन है आरटीआई एक्ट में, उसका बारे जी। में मैं हाल ही में एक आरटीआई किया था। तो वो बोल रहा जी। है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नहीं दिया जाएगा। तो आप सोचिए, माने हाल क्या है। माने गवर्नमेंट, हम इन जनरल बता रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कोई स्टेट का ना सेंट्रल का, ऐसा कोई मेंशन करके हम नहीं बोल रहे हैं। ओवरऑल जी। कोई भी गवर्नमेंट सेक्शन 26 का कॉम्प्लाई नहीं करता है। ये लोग का पास आरटीआई एक्ट एक बेकार का चीज है, एक टाइम वेस्टिंग चीज है। पब्लिक को जानकारी का दरकार है ही नहीं, सोचते ही नहीं इसकी इम्पोर्टेंस। दे हैव फेल्ड टू फैथम द ग्रेविटी ऑफ दिस एक्ट। समस्या यहाँ पैदा होता है। इसको समझाने के लिए, जवाबदेही करने के लिए कोई है नहीं हमारे देश में। आप किसको बोलिएगा, बोलिए। जी। अगर सेक्शन 26 का ठीक से कॉम्प्लाई होता है, जी। अकाउंटेबिलिटी बनता है, तो आपको सेक्शन 4 का कंप्लाई हो जाता। सेक्शन 4 का अगर कंप्लाई हो जाता तो आपको आरटीआई लगाने का दरकार ही नहीं पड़ता। 90% आरटीआई बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये हमको तो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में मिल ही रहा है, तो काय बेकार पैसा खर्चा करके टाइम की वेस्ट करें हम। हमको तो इन्फॉर्मेशन से मतलब है।
वैसे आशीष नारायण जी, जो आप सिर्फ कह रहे हो ना, आपकी आपकी बात सही है कि लोग जानबूझ के इस समय डिनायल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का, और उस प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की तरफ नहीं जा रहे हैं। बट रीजन क्या इस इसमें भी अगर हम आप देखेंगे, तो हम आप ग्रुप में भी अगर कभी मॉनिटर करेंगे, तो 90% जो आरटीआई लोग ड्राफ्ट करते हैं, या तो सामने वाले को परेशान करने के लिए करते हैं, या तो ऐसे ड्राफ्ट कर देते हैं। अगर आप उसको बहुत सही से, जैसे शिवानंद जी है, शिवानंद जी एकदम एक अच्छे पॉइंट को लेके, और जो एक बहुत लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है उसको लेके आरटीआई लगाते हैं, और उनका बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। बट अगर आप ग्रुप्स वो को तो है मॉनिटर करेंगे, तो उसमें तो 90% आरटीआई तो यही है जो दूसरे को परेशान करने के लिए लगाई जा रही है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन राहुल जी आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि सब कोई आदमी को आप अगर मैच्योर समझिएगा कि हाँ सब कोई जेन्युइन आरटीआई लगाएगा, कोई भी गलत नहीं होगा, ये तो रामराज है नहीं, वो तो दो चार ठो 10 ठो 1000 ठो रहेगा, इतना बड़ा देश में तो होगा ही, उसको आप रिजेक्ट कर दो, ग्राउंड दिखा कर रिजेक्ट कर नहीं दो। सर, देखिए सर, दिक्कत ये है ना कि जब पब्लिक जब इस तरह की चीजें करने लगती है, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कैसे किसी तरह से राय डिस्क्लोज करने की नहीं जगह पे नहीं डिनाई करना नहीं स्टार्ट कर राहुल दें। जी, एक और चीज समझिए, वो मान इसलिए लीजिए होता मैं कोई एक आरटीआई लगाया है, वो मतलब परेशान करने के लिए लगाया, या कोई उल्टा सीधा सवाल कर लिया, या कोई मान लीजिए टेक्निकली डिफेक्ट है या नहीं दिया जा सकता ये इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ है मान लीजिए, तो उसको हम्म। पीआईओ साथ साथ रिजेक्ट कर देगा, ग्राउंड दिखा के भाई इसी कारण से आपका जवाब नहीं दिया जाएगा। वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी वही बोलेगा, एसआईसी में जाएगा या सीआईसी में जाएगा, कमिश्नर साहब भी वही बोलेगा कि भाई ये आरटीआई एक्ट में नहीं आता है, और उसका आगे उसको वो नहीं जाएगा, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, अगला हाई कोर्ट जाएगा तो हाई कोर्ट एकदम बढ़िया से ठोक देगा, ये आप जान लो। लेकिन आप अगर बोलिएगा कि हमारा देश में 80% परेशान करने के लिए आरटीआई लगा, तो इतना बड़ा देश में ये रहेगा सर, ये रहेगा, ये आप इसको हटा नहीं सकते, ऐसा रामराज नहीं है जो सब कोई राम भक्त बन जाएगा, परेशान करने के लिए रहेगा। हम लोग का एक चीज देखिए, हम लोग का देश में अभी भी जयचांद मिलता है, ये आप अच्छी खासा जानते हैं, तो इसीलिए हम लोग को वो सब मतलब परेशान करने वाला जो आरटीए लगाते हैं जो कोई, उसको एकदम मस्ट बी निप इन द बड, एकदम उसको शुरू में खत्म कर दो, मतलब रिजेक्ट कर दो, खत्म कर दो मतलब रिजेक्ट कर दो एप्लीकेशन, कि भाई ये ग्राउंड से आपका इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, बस हो गया, ये हमारा खत्म। ऐसा कभी भी आप मत ऐसा कीजिए कि हम लोग का देश में 150 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ एकदम टनाटन आरटीआई करेगा, एकदम जेन्युइन पब्लिक इशू उठाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा वेस्ट नहीं। बंगाल में अभी भी क्लास 9 तक आप कुछ भी लिखो एग्जाम में आप पास, यही है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो उससे क्या आशा करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा? पहले चलिए, लेकिन आशीष नारायण जी, आप तो इसका हमारा रूट टॉपिक पे जाना दूसरा है, होगा। तो हम हाँ, उस पे से डिस्कस कर। आज हमारा टॉपिक सब्जेक्ट दूसरा है हमारे आज मीटिंग का, तो उस नहीं पर हम वो डिस्कस डिस्कस करेंगे। करते करते आ जाता है ना, दाहिने बाएं सब पॉइंट आ जाता है, ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग कभी नेक्स्ट में देखेंगे, कभी जब उसको हाँ करेंगे हाँ, तो बिल्कुल उसकी बिल्कुल लंबी चर्चा बिल्कुल, कर। हाँ बिल्कुल, करेंगे क्योंकि करेंगे अदर स्टेट के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी अपने यहाँ का जो पब्लिक, जो उनके यहाँ का प्रोसेस है इस समय का, वो पंचायत इलेक्शन में वो बताएंगे। जी हाँ हाँ, शिवानंद जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठक्कर साहब भी है उनका, हम लोग उनसे भी हाँ, जानेंगे आगे इसके बारे में। वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब को इनवाइट करें और उनको उनसे इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। वीरेंद्र कुमार जी। हाँ जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। जी हाँ जी। तो आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, पारदर्शिता चुनाव में। और इसमें भी जो अलग अलग हमारे यहाँ 3 लेवल है गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो थर्ड टीयर जिसको हम बोलते हैं पंचायत चुनाव। इसमें जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है, इसके लिए तो क्लियर प्रावधान बने हुए हैं, लेकिन जैसा कि वो पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है, और जो पंचायत चुनाव है इसके पावर अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के पास होता है। तो इससे संबंधित जो जो प्रावधान है अलग अलग कानून में, वो मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले हम यदि बात करें तो ये भारत का संविधान है। तो पंचायत इलेक्शंस के लिए जो कैंडिडेट के बारे में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें संविधान। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब आरपीए 1951, जो कि 2 आरपीए है। एक छोटा सा एक्ट है 1950 का, बाद में बड़ा एक 1951 का एक्ट है। तो हम यहाँ पे आरपीए 1951 की बात कर रहे हैं। और कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, तो इसमें ये सब कानून है। संविधान की यदि बात करें सबसे पहले, तो इसमें है आर्टिकल 243 के,
कैपिटल के संशोधन से डाला गया था, क्योंकि जब 73वां 74वां संशोधन हुआ था संविधान का तो उसमें ये चीज़ें शामिल की गई थी। तो इसमें जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इनको पावर है कि वो इलेक्शन को कंडक्ट करे, कंट्रोल करे और तैयारी करे पंचायत इलेक्शंस की, और साथ में रूल्स बनाए इंक्लूडिंग रूल्स फॉर कैंडिडेट डिस्क्लोजर। तो ये संविधान के तहत प्रावधान है, तो इसलिए सब कुछ आर्टिकल 243 कैपिटल के पर आधारित है। दूसरा हम यदि देखें कि आरपीए, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है ये, इसमें कुछ लोकल इलेक्शन के लिए प्रावधान है स्टेट लॉज के लिए। सबसे पहले आरपीए का सेक्शन 33 कैपिटल ए है। इसमें कैंडिडेट्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि इनके पेंडिंग क्रिमिनल केसेस क्या क्या है। तो ये पेंडिंग क्रिमिनल केस का जैसा प्रावधान हमने देखा कि लोकसभा और विधानसभा के लिए है, तो उसी तरह से पेंडिंग क्रिमिनल केस का कोई एफआईआर हुई या जो भी है, ताकि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इनके पता चले, क्योंकि हम जानते हैं 2003 में ये एक प्रोजेक्शन किया गया था कि यदि सभी कैंडिडेट्स के क्रिमिनल्स, क्योंकि इसमें सभी पार्टियां शामिल थी, तो सभी पार्टी के क्रिमिनल्स यदि मिलकर तय कर लेगी हम लोग एक क्रिमिनल पार्टी बना लेते हैं, तो भारत में क्रिमिनल पार्टी मेजोरिटी में आ जाएंगी और क्रिमिनल पार्टी की सत्ता बन जाएंगी। ये एक प्रोजेक्शन था और इट वाज वेरी से डिप्रेसिंग, और इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ उस टाइम प्रावधान किए और पार्लियामेंट से ये सब चीज़ें पास हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर्स दिए उस टाइम, जो पीयूसीएल पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ वगैरह के जो केस हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो 2002-2003 के जो आरपीए में संशोधन है उस पर ही आधारित है। तो इसमें कैंडिडेट्स को पेंडिंग क्रिमिनल केस का तो देना पड़ता है। दूसरा, उनको ये बताना पड़ता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस है जो 2 साल से ज़्यादा पनिशेबल है, मतलब जो वारंट केसेस है, क्योंकि 2 साल तक के तो समन्स केसेस होते थे। मतलब पुरानी बात करें हम सीआरपीसी की, अब तो ये इसका ये चेंज हो गया है बीएनएसएस में, लेकिन 2 साल से ज़्यादा वाले जो है तो वो ऑफेंस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। दूसरा ये कि चार्जेस फ्रेम हुए कि नहीं हुए, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए कि नहीं किए, मतलब सीआरपीसी 211 ये हो गया कि नहीं, ये बताना जरूरी है। 33A के बाद जो दूसरा प्रोविजन है वो है 33B। 33 कैपिटल बी में ये, इसका इंटेंशन ये था कि जो कोई भी जुडिशियल मैंडेट्स है डिस्क्लोजर पे, क्योंकि उस टाइम कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग ऐसे जजमेंट्स आए थे कोर्ट्स के, तो उसको ओवरराइड करने के लिए ये किया गया था। और 33B को, कैपिटल बी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो इसलिए 33B जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और धारा 33B का पालन भारत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको 33 कैपिटल बी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स है जो बाइंडिंग होती है संविधान के आर्टिकल 141 में, इसमें पहला केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो हमारे भी आरटीआई फोरम में कई बार जुड़ते रहते हैं एडीआर के लोग। तो इसमें ये जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया ने जो किया था एडीआर पर 2002 में, तो इसमें ये किया कि कैंडिडेट्स के जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बताने पड़ेंगे, जिसमें एक तो कन्विक्शन, मतलब जो सजा याफ्ता मुजरिम है, प्लस पेंडिंग केसेस, ये दोनों डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। और तीसरा, उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़, कि क्या उनकी जो संपत्ति है और क्या उनकी देयता है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, और साथ में उनको अपने स्पाउस, मतलब हस्बैंड या वाइफ, और उनके जो डिपेंडेंट्स है, मतलब परिवारजन जो उन पर आश्रित है, तो ये सबके भी एसेट्स और लाइबिलिटीज डिस्क्लोज करना ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी कर दिया। दूसरा जो केस है वो, जैसे अभी मैंने बताया था, पीयूसीएल पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, इसमें कोर्ट ने अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वोटर का राइट है, अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन वर्ड 2003 में यूज़ हुआ था, जबकि आरटीआई लीगल राइट नहीं था उस टाइम, लेकिन उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था कि कैंडिडेट्स के जो डिस्क्लोजर है ये 19(1)(a) में, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ये फंडामेंटल राइट है। इस तरह से उस टाइम जब आरटीआई नहीं था तब 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैंडेटरी कर दिया था। दूसरा जो केस है ये अभी 2018 का है, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018।
इसमें डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया और इसमें कहा कि जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, ये सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर कैंडिडेट्स एंड देयर फैमिलीज, मतलब अपने और अपने परिवारजनों को संपत्ति के जो सोर्सेस है ये उनको डिस्क्लोज करना, ये मैंडेटरी कर दिया गया। तो ये लोक प्रहरी वाला केस है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जो कि रूल मेकिंग पावर्स भी है ईसीआई को और अंडर आरपीए, तो उसमें उन्होंने कुछ चुनाव आयोग ने रूल्स बनाए हैं जिसको बोलते हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। इसमें रूल 4 कैपिटल ए, तो ये रूल ये बनाया गया है कि कैंडिडेट्स को एक एफिडेविट फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फॉर्म 26। तो ये फॉर्म 26 जो है इसमें इनको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या उनकी संपत्ति और क्या उनकी देनदारी बनती है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो ये रूल 4 कैपिटल ए में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में मैंडेटरी है। इसके बाद हम आते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक पंचायती राज लॉज। अब इसमें काफ़ी वेराइटी है, क्योंकि जैसा अभी बताया गया कि शिवानंद जी ने भी बताया, आशीष नारायण विश्वास जी ने भी बताया कि इसमें जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स है, तो इसमें एक रूपता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स ने अपने अलग अलग कानून बनाए हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि मध्य प्रदेश में स्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, और फिर कानून होना एक बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना एक दूसरी बात है। तो कानून फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, तो वो भी अलग अलग स्थिति हो सकती है, जिस पर मुझे लगता है कि बाकी वक्ता भी कुछ अपने अपने स्टेट्स के हाल बताएंगे। तो इसमें जो कानून है, इसमें एडिशनल डिस्क्लोजर के रूल्स है इसमें, कि जो बाकी इलेक्शंस के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है वो तो है ही, उसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अपने अपने स्टेट के जो पंचायती राज एक्ट्स है, क्योंकि ये पंचायती राज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पंचायती राज एक्ट्स है। और इसमें कई म्यूनिसिपालिटीज एक्ट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के कानून उत्तराखंड पर भी लागू होते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 है, इसमें यह प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश के सभी कानून उत्तराखंड पे लागू होंगे जब तक कि यहाँ की असेंबली उसको बदल ना दे। तो जो 2000 के पहले के हैं कानून, वो जो संशोधित नहीं हुए, वो सब के सब उत्तराखंड पर भी लागू है। तो पंचायती राज एक्ट है, इसमें भी ये प्रावधान है अलग अलग स्टेट के। और ये जो है, ये आर्टिकल 243 कैपिटल जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी संशोधन से डाला गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम। तो ये 73वां 74वां संशोधन में जो आर्टिकल 243 कैपिटल जी है, इसके तहत जो पंचायती राज एक्ट है वो इनैक्ट किए गए हैं, और इसमें अलग अलग स्टेट में बहुत सारे अलग अलग कानून है। तो इसमें कंक्लूजन मेरा ये है कि जो भी चुनाव कंटेस्ट करते हैं, चूंकि ये हम स्वराज की बात करते हैं या ये ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इसमें जो लोअर टीयर है पंचायत, हालांकि इनको सेपरेट वित्तीय पावर नहीं है, ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो ही इनको देता है, तो इनको वित्तीय इंडिपेंडेंस वैसे नहीं है। तो ये एक था, लेकिन चूंकि ये एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इसको माना गया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और भी बहुत सारी जो लोकल बॉडीज वगैरह होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह को भी लोकल बॉडी मानते हैं, नगर पालिका है, नगर परिषद है, महानगर पालिका वगैरह भी है, ये सब के भी चुनाव होते हैं। तो हम इसमें ये मान सकते हैं कि इसमें जो पंचायत इलेक्शन जो कंटेस्ट करते हैं, तो इनको जो डिक्लेरेशन करना पड़ता है, इसमें सबसे पहला डिस्क्लोजर है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के बाद है एसेट्स और लाइबिलिटीज की संपत्ति का विवरण और उनकी क्या देनदारी है वो। चौथा जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और उनके सोर्सेस ऑफ इनकम, उनके और उनके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ या उनके फैमिली मेंबर्स जो डिपेंडेंट्स है उनके। तो ये जो प्रावधान है ये संविधान में भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के भी है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के भी है, और जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है उसमें भी है। तो ये मुख्यतः ये चार कानूनी प्रावधान भारत में है। धन्यवाद। सर हमारा एक तो चीज पूछना है, ये नवम रेबिया का मतलब क्या होता है लॉ में? अच्छा वो बता देता हूँ। नवम रेबिया है ना, एमएलए का नाम है नवम अच्छा। रेबिया। हाँ, ये जो है ये नवम रेबिया जो है, ये एक डिफेक्शन जो होता है ना, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आता है, जो संविधान का 10वां शेड्यूल है। अच्छा। तो 10वें शेड्यूल में ये था कि लोग जब वो बोलते ना आया राम गया राम, की पार्टी चेंज करके दूसरे में चले गए, हाँ हाँ। तो
टाइम पे कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग नहीं जा सकते हैं, फिर वो स्पीकर डिस्क्वालीफाई करता है, फिर वो वोटिंग में होता है, सरकार मेजोरिटी में है कि नहीं है, तो ये जो झगड़े होते हैं, तो इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा। नबम रेबिया वॉज एन जो स्पीकर थे अरुणाचल प्रदेश के, अच्छा। तो हाँ, तो ये स्पीकर के खिलाफ केस हो गया, क्योंकि स्पीकर को आप जानते हैं कि वो असेंबली के स्पीकर होते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इनको पावर्स होते हैं, और स्पीकर के ऑर्डर को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो केस है इसके डिटेल ये है कि नबम रेबिया एंड ये बामांग फेलिक्स वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर 2016, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये कन्वेंशन भारत में ये है कि स्पीकर मेजोरिटी पार्टी का होता है, डिप्यूटी स्पीकर विपक्ष का होता है ना, हाँ। जनरली ऐसा होना चाहिए या होता है, एक कन्वेंशन है कि लिखा कहीं नहीं है, बट जनरली हम्म, इसको फॉलो करते हैं सभी लोग शुरुआत से ही। हम्म, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है कि इसमें स्पीकर के पावर्स क्या है रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दिस इज एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन का कोई भारत में कानून नहीं है, तो संविधान में ही इसको जोड़ दिया गया। जब आयाराम गयाराम मतलब हरियाणा में जो हो गया था ना, जो हाँ, तीन लाल जो सरकार बोलते हैं, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, तो ये हाँ, देखो, उस टाइम जो चल रहा था, ये 80s की बात है, ये 84 के आसपास, तो ये जो बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल वाला जो तीनों पार्टी का बारी बारी से वो जो चल रहा था, क्या वो म्यूजिकल चेयर्स वाला हम्म, जो खेल, तो उस टाइम पर ये पार्टी का डिफेक्शन जो था उसको ये कंटेन करने के लिए ये संशोधन करके 10th शेड्यूल शामिल किया गया। अच्छा। 84 के पहले की बात है, क्योंकि 11 12वां शेड्यूल तो बाद में पंचायती राज के जोड़े गए, तो इसमें हम्म, 12 शेड्यूल है वैसे संविधान में, तो ये 10वां शेड्यूल है। अरुणाचल प्रदेश की कहानी ये है कि 2015-16 में असेंबली में क्राइसिस हो गया था, और जैसा कि आप जानते हैं गवर्नर को एक ब्रिटिश राज में ऐसा था कि ही वॉज कंसिडर्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, और बोलते हैं कि ही इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर। और एक बार ऐसा हुआ था कि ये गवर्नर को ही हटा दिया था, ये शायद राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम की बात है, और वो ऑर्डर में ये लिखा था कि द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू विड्रॉ हिज प्लेजर, और ये जो लैंग्वेज है कि द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू विड्रॉ हिज प्लेजर इसका इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म उस टाइम पे हुआ था कि ये क्या भाषा है ऑर्डर की कि प्रेसिडेंट इज प्लीज टू विड्रॉ हिज प्लेजर, लेकिन ये हुआ था। तो उस टाइम ये माना जाता था कि जो गवर्नर्स है दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको पहले गवर्नर जनरल बोलते थे, जो संविधान के पहले। तो ये है, ये उनके प्लेजर पर वो होते हैं, एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, ऐसा नहीं है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ऑल्दो दे वर्क एट द एडवाइस ऑफ द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो राज्य सरकार के, और कुछ मामले में उनके डिस्क्रिप्शन होते हैं जहाँ कर, जैसे कि सरकार मेजोरिटी में है या नहीं है, तो वो तय करे कि किसको आमंत्रित करना है, मेजोरिटी पार्टी, हंग असेंबली, ये सब मामले होते हैं। तो वो उसमें विदाउट कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पीकर, गवर्नर जो है वो निर्णय करे सेशन में, क्योंकि ये ऑन द फ्लोर जो बोलते हैं ना, तो ऑन द फ्लोर होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई ये तो गवर्नर ही, गवर्नर जो है वो ये करेगा कि यू हैव टू प्रूव योर मेजोरिटी, जो भी है 7 दिन में, 15 दिन में, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं ना वो खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, हाँ, तो जो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह होता है ना एमएलए का, कि इधर से इधर आ जाओ, इतने करोड़ देंगे, तो ये सब जो होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो गवर्नर है, कहानी ये हुई कि अरुणाचल प्रदेश में पहले गवर्नर ने ऑर्डर दे दिया कि आप सेशन कन्वीन करिए। अब जैसे कन्वीन करते हैं तो फिर क्या होता है कि स्पीकर के पावर होते हैं कि भाई किसको वोटिंग करने दिया जाए, किसको वोटिंग ना करने दिया जाए, क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर दिया तो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और वोटिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर तय हो सकता है कि मेजोरिटी कितनी बचती है, कितनी किसकी नहीं होती है, तो किसको मेजोरिटी में लाना, ये फिर स्पीकर के हाथ का खेल हो जाता है। तो हाँ, डिप्यूटी स्पीकर, अब क्या था कि इसमें डिप्यूटी स्पीकर था, वो ही वाज एक्टिंग इन प्लेस ऑफ द स्पीकर, हम्म, और ये डिप्यूटी स्पीकर जो था उसने 14 एमएलए को एंटी डिफेक्शन लॉ में, मतलब संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 में डिस्क्वालीफाई कर दिया। हम्म, 14 एमएलए को जब डिस्क्वालीफाई कर लिया तो नबम रेबिया साहब जो स्पीकर थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भाई मैं स्पीकर हूँ और ये डिप्यूटी जो है इसने ये किया मेरी जगह बैठ के, और ये डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये मतलब एक एक पार्टी को सत्ता में लाना है या नहीं लाना, या दूसरे पार्टी को सत्ता में आने से रोकना, इस तरह का इशू बन गया।
सुप्रीम अच्छा। कोर्ट को फिर अप्रोच करके ये कहा गया कि ये जो स्पीकर क्या डिसाइड कर सकता है क्या डिस्क्वालिफिकेशन का, व्हाइल मोशन टू रिमूव हिम वाज पेंडिंग। मतलब ये कि स्पीकर को हटाने का मोशन पेंडिंग है, और स्पीकर को हटाने का मोशन पेंडिंग है तो सवाल ये आता है कि जब स्पीकर को हटाए जाने का मोशन पहले किसी ने प्रस्ताव रख दिया, एक पार्टी ने, कि भाई स्पीकर को हमको हटाना है, तो कैन द स्पीकर डिस्क्वालीफाई द एमएलएस? दैट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, कि जब उसको हटाने का प्रस्ताव है तो क्या उस पर वो विचार करेगा या नहीं करेगा। भाई नबम रेबिया को हटाने की बात जब चल रही है तो क्या नबम रेबिया जो स्पीकर थे उस टाइम, क्या वो खुद या उनकी जगह दूसरा ये आ गया डिप्यूटी स्पीकर, और क्या डिप्यूटी स्पीकर 14 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देगा शेड्यूल 10 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो क्वेश्चन फ्रेम किए। पहला क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि कैन द स्पीकर डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल व्हाइल अ मोशन फॉर हिज रिमूवल इज पेंडिंग। दूसरा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने, ये इशू बोलते हैं इसको, दूसरा जो इशू फ्रेम किया वो ये था कि डिड द गवर्नर एक्सीड हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बाय एडवांसिंग द असेंबली सेशन। कि असेंबली सेशन जो है उसको आपने एडवांस कर दिया कि टाइम कितना होना चाहिए, क्योंकि बिल लिखा तो कहीं है नहीं, आप 3 दिन टाइम देंगे, 7 दिन देंगे, 10 दिन देंगे, 14 दिन देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम दो तो हॉर्स ट्रेडिंग होता है। फिर वो एमएलए को हेलीकॉप्टर से ले जाके दूसरे स्टेट में ठहराना, फिर उनका वो होटल में रहने का 5 स्टार अरेंजमेंट करना, और ये सब मतलब तमाशा हम बात कई जगह पर देख चुके हैं ना, ये सब होता है। एनीवे, तो अब जजमेंट और रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का फिर ये था। पहला उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीकर्स पावर। तो उन्होंने कहा कि स्पीकर कैन नॉट डिसाइड ऑन डिसक्वालिफिकेशन पिटिशंस वंस ए मोशन फॉर हिज रिमूवल इज पेंडिंग इन द असेंबली। मतलब जब उसको हाँ। हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए, एंड स्पीकर कैन नॉट डिसाइड ऑन डिसक्वालिफिकेशन पिटिशंस, कि किसको वोट करने दिया जाए, किसको वोट ना करने दिया जाए। तो प्रस्ताव यदि आ गया तो पहले स्पीकर को रखना कि नहीं रखना ये निर्णय हो, बाद में तय होगा कि फिर वो डिसक्वालीफाई किसी को करना है। तो दूसरा ये है कि स्पीकर फेसिंग रिमूवल मे नॉट एक्ट इम्पार्शली। ये जो है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम इसको बोलते हैं, तो उसमें बायस की बात आती है कि जब बायस है, जब उसी को हटाने का प्रस्ताव है, तो हाउ वी कैन सिट इन चेयर इन डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। तो ये पहला हाँ। निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि गवर्नर पावर। तो गवर्नर पावर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई गवर्नर ने जो एक्शन लिया कि ये जो एडवांसिंग द असेंबली सेशन विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिडेट कर दिया कि गवर्नर ऐसा प्रीपोन नहीं कर सकता। भाई जो भी डेट तय है वो डेट को ये कर दिया। तो अब वो चूंकि जो भी एक्शन करेगा तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये ऐसा होता है कि जनरली क्या होता है कि एक तो विश्वास प्रस्ताव होता है, एक अविश्वास प्रस्ताव होता है। कॉन्फिडेंस मोशन है तो सरकार पेश करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो विपक्ष प्रस्तुत करता है। तो कॉन्फिडेंस मोशन है या नो कॉन्फिडेंस मोशन, और पहले किसने वो किया, और फिर उसको जब चर्चा होनी है तो वो सेशन करते हैं, बिकॉज मेजोरिटी हैज टू बी प्रूव्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो उसमें ये जो सेशन है और तय हो चुका डेट, तो उसको एडवांस कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नर जो है विदाउट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असेंबली सेशन को एडवाइस या प्रीपोन नहीं कर सकता है। दूसरा कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि सरकार सत्ता में है। भाई या तो क्योंकि असेंबली एक्चुअली मुख्यमंत्री को पावर होता है, चीफ मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द हाउस। मतलब वो यदि रिकमेंड कर देता है कि हाउस को डिसॉल्व करना है तो इलेक्शन हो जाती है, सत्ता पक्ष में होता है, और बोलता नहीं हमको 5 साल नहीं रहना है, इलेक्शन डिक्लेयर कर दो, वी आर रिजाइनिंग, हाउस डिसॉल्व कर दो। तो हाउस डिसॉल्व कर दिया तो हाउस डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे ये है कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन सिचुएशंस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली अलाउज डिस्क्रिशन। यानी संविधान में यदि लिखा है कि विवेकाधिकार है, और विवेकाधिकार कब होता है कि जब ये भी नहीं लिखा है कि क्या करना है और ये भी नहीं लिखा कि क्या नहीं करना, तो फिर विवेकाधिकार होता है। अदरवाइज तो जो लिखा है लेटर हैज टू बी फॉलोड, है ना, वॉट एवर हैज बीन रिटन दैट हैज टू बी फॉलोड। तो वहां पे कोई विवेकाधिकार नहीं होता है। लेकिन जब कोई चीज क्लियर नहीं है तो फिर गवर्नर अपना विवेकाधिकार इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मतलब एक तो स्पीकर के पावर और दूसरे गवर्नर के पावर। अब इसका जजमेंट क्या हो गया, या इम्पैक्ट, जजमेंट का इम्पैक्ट ये हुआ, पहला इम्पैक्ट ये हो गया कि स्पीकर की अथॉरिटी कम हो गई। कि जहाँ डिसक्वालिफिकेशन केसेस है, तो जैसे कि एक हमारा मैक्स वेबर का थियरी है ना, वेबरियन थियरी, कि जो 3 विंग है अपनी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, किरण जुडिशियरी, किरण जी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। किरण हाँ जी जी। किरण जी हाँ जी। शैलेश सर हमें कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सादर स्वागत है सर। वंदन।
जी, और स्वागत है सर। हाँ हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी। सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं कि भी ये चालू रखें? नहीं, मैं आप बस कंक्लूड करना चाहता हूँ थोड़ा। हाँ, ठीक है, कंक्लूड कर लें और फिर से लेसर को इनवाइट हाँ जी। करेंगे। हाँ, मैं तो 2 मिनट लूंगा सर। हाँ जी जी, उसके बाद बिल्कुल। फिर हम शैलेश गांधी सर को आमंत्रित करेंगे। ओके। तो इसमें जो इस नबम रेबिया केस के जो जजमेंट इम्पैक्ट हुए, उसमें पहला ये था कि स्पीकर की अथॉरिटी को थोड़ा कम कर दिया गया। और जो खास करके डिस्क्वालिफिकेशन केस में, कि जो हमारा एक इंडिपेंडेंस होता है कि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, तो तीनों एक दूसरे के काम में दखल ना दे, ये जो एक वेबरियन थियरी है, तो उसमें ये हुआ कि स्पीकर की अथॉरिटी थोड़ी कमजोर हो गई। दूसरा ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी, मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पावर बढ़ा दिए गए, कि जो भी सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, तो ये गवर्नर के जो डिस्क्रिशन है वो उन्होंने लिमिट कर दिया, कि गवर्नर जो है वो मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए ये ऐसा प्रीपोन नहीं कर सकता, सेशन को एडवांस नहीं कर सकता। और फिर ये जब ये करते हैं, एडवांस करना मतलब उसको बढ़ाना, ये भी हो सकता है। बढ़ाने का मतलब 10 दिन है, आपने 14 दिन कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, क्योंकि 4 दिन में थोड़ा खरीद फरोख्त कर लेंगे, है ना, हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे। तो ये सब एडवांस वगैरह नहीं कर सकता है गवर्नर। तो ये एक कर दिया कि जो नॉर्मली 2 वीक्स टाइम दिया जाता है, तो उतना दिया जाए। कम ज़्यादा करने में फिर वो प्रॉब्लम होती है। और फिर जो आगे के जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, क्योंकि ये फिर महाराष्ट्र में जो हुआ था, उद्धव ठाकरे शिवसेना केस, है ना, तो उसमें भी ये नबम रेबिया पर काफ़ी बहस संविधान में हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा। तो इसमें यह था कि जहाँ पर केसेस है कि जहाँ रिमूवल ऑफ स्पीकर है और डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स है, मतलब 10 शेड्यूल के जो भी है, कि ये जो डिफेक्शन हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो उसमें ये चीज़ें फॉलो की गई। अब शिवसेना का जो केस था 2023, उसमें ये हुआ कि ये हम ये भी जानते हैं कि वो ये हुआ था, तो उसमें नबम रेबिया केस की करेक्टनेस को क्वेश्चन किया गया, नबम रेबिया केस को चैलेंज कर दिया। और उसमें ये कहा कि ये जो नबम रेबिया केस करेक्ट है या नहीं है। और ये रूलिंग जो है, खास करके जो स्पीकर का जो डिसक्वालिफिकेशन पावर्स है, तो इसको ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दिया जाए, कि जब भी रिमूवल मोशन जैसी आ गया तो स्पीकर को ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दिया जाए। ये मतलब सही है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन किया गया। और दूसरा ये कहा कि एक बड़ी बेंच इसको रिव्यू करे, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था नवम रेबिया। तो बड़ी बेंच बैठेगी, भाई उसमें बड़ी बेंच 7 जज की, वो उसको तय करेगी ये नवम रेबिया करेक्ट है या नहीं है। तो उसके बाद फिर ये मतलब 2 क्वेश्चन रेज किए गए कि इसको बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। कंक्लूजन ये था शिवसेना केस का। तो उसमें उन्होंने ये किया कि सबसे पहला ये कर दिया कि नवम रेबिया केस ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि स्पीकर कैनॉट डिसाइड डिसक्वालिफिकेशन पिटिशंस व्हाइल फेसिंग ए रिमूवल मोशन, ensuring fairness but also making it easier for legislature to delay disqualification proceedings। मतलब फेयरनेस हो रहा है कि वो स्पीकर कांट सिट इन जजमेंट ओवर हिज ओन रिमूवल, तो इसलिए वो उस टाइम प्रिसाइड ना करे, जिससे फेयरनेस बनी रहे, क्योंकि दिस इज एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और साथ में ये कि जो लेजिस्लेचर्स है वो उसको डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को डिले कर सकते हैं। तो अब ये रूलिंग जो है ये अंडर कंसिडरेशन है। और ये जो मतलब इसमें जो फाइनल है, क्योंकि उसमें भी कुछ चैलेंज हुए हैं, अपील वगैरह हुए, तो ये जो फाइनल वो है शिवसेना के जो 2 अलग अलग फैक्शंस थे, तो उसमें ये पेंडिंग है कि हमारा जो मेन इशू है, मुद्दा, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस, तो उसमें अभी जो है वो एग्जैक्ट सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है। और देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। धन्यवाद। Thank you, sir. I have been waiting for last 10 days to get this reply from you, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके ओके, थैंक यू थैंक धन्यवाद। यू। अब वीरेन जी, शैलेश सर को आमंत्रित करें आगे कार्यक्रम में, और आप हाँ, लोग अपने प्रश्न भी पूछें इस विषय पर जो भी सर नमस्कार सबको। स्वागत है। सर स्वागत है। नमस्कार। अ, ये विषय पे मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि हर एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कितना स्टाफ होना चाहिए। मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन कमिश्नर सबसे महंगा होता है कमीशन के अंदर, सबसे महंगी पोजीशन होती है, उसमें खर्च सबसे ज्यादा होता है। तो वो जितना काम कर सके उतना उसको स्टाफ प्रोवाइड करना चाहिए। बल्कि उल्टा ये होता है कि वो स्टाफ कितना प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से कमिश्नर काम करता है। ये तो कुत्ता पूछ को नहीं हिलाता, पूछ कुत्ते को हिलाती है, ऐसी कहानी हो गई। तो मेरे खुद के अनुभव से मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से
12 से 15 के बीच का कहीं आंकड़ा होना चाहिए कमिश्नर के स्टाफ का, इंक्लूडिंग ड्राइवर, प्यून, सब कुछ मिला के। जब मैं सेंट्रल कमीशन में गया तो 9 का नॉर्म था उस टाइम, कि 9 स्टाफ ही दिए जाएंगे आपको। उसमें प्यून आ गए, उसमें दो प्यून थे होते थे, एक ड्राइवर होता था, तो 3, बाकी इफेक्टिव ऑफिस स्टाफ 6। और मैंने कहा कि इससे तो काम नहीं कर पाऊंगा मैं। तो चीफ कमिश्नर ने कहा कि भाई हाँ, तो ये नॉर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा उस टाइम, पर कुछ जवाब नहीं मिला। तो फिर ये तय कर लिया मैंने कि मैं खुद के पैसे से स्टाफ हायर करूंगा और ऑफिशियली उनको इंटर्न बताऊंगा। और ये सबको मैंने कहा था, चीफ कमिश्नर को भी कहा था कि मैं स्टाफ हायर कर रहा हूँ, मैं खुद उनको पगार दे रहा हूँ, पर उनको मैं इंटर्न बोल रहा हूँ। तो डीओपीटी ने ऑब्जेक्शन दिया कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर गांधी। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इंटर्न रखते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ इंटर्न, और मेरी सैलरी से मैं क्या करता हूँ, मैं किसको देता हूँ, ये मेरा नक्की करने का है। इसके लिए मुझे गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि सैलरी को तुम इसको दो उसको दो। तो ऐसे करके मैं फिर 12-13 लोगों पे चलाता था। 12 से 15 लोग की जरूरत होती है एयर कमिश्नर को, अगर वो 6,000 के ऊपर डिस्पोजल करना चाहे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 15-17 स्टाफ अलाउड है, और ये लोग 4-5 हजार की डिस्पोजल करते हैं। और कई जगहों पे तो 3-4 का स्टाफ होता है, विच इज कम्प्लीटली इनएडिक्वेट। तो ये बदली करना जरूरी है, और जहां पे भी ऐसे 3, 4 और 5 की नॉर्म है, वहां पे मेरे हिसाब से तो जनता को बोलना चाहिए सरकार को कि इनका स्टाफ बढ़ाओ। और अगर वो नहीं सुनते सरकार, तो कमिश्नर्स को साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहिए कि हम काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे महंगा चीज, अगेन आई रिपीट, इज द कमिश्नर। कमिश्नर की सैलरी में करीब करीब पूरे स्टाफ की सैलरी आ जाएगी। अब कुछ सवाल है तो पूछिए। हाँ सर, मैं आशीष नारायण बोल रहा हूँ बंगाल से। हाँ जी। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। किसान चंद जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 26 में एक डायरेक्शन दिया था, ऑर्डर दिया था, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब कॉशस रहेंगे और इसको मतलब देखभाल करेंगे। और डीओपीटी का एक ये था, ऑर्डर भी था, ओएम नंबर डेटेड 7 नवंबर 2019, इस पर्पस में इशू हुआ था। और सीआईसी एसआईसी सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25 आरटीआई एक्ट के तहत इसको रिकमेंडेशन करेंगे, जहां मतलब डेफिशिएंसी है उनको नजर में आएगा। तो सीआईसी से हम एक आरटीआई किया था, उस आरटीआई का जवाब में हमको रिकमेंडेशन क्या किया, सीआईसी ने थोड़ा बहुत किया, मतलब 25% आप मान के चलिए किया रिकमेंडेशन। तो उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में नहीं हुआ है। तो ग्राउंड में अगर सीआईसी का या एसआईसी का, वेस्ट बंगाल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तो सब कुछ करता भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है ये एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर के बारे में। तो छोड़िए, सीआईसी जो रिकमेंडेशन किया उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसका जवाबदेही कौन करेगा, कैसे करेगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। और एपेक्स कोर्ट जो ऑर्डर दिया तो इसको कुछ पावर भी देना चाहिए था कि अगर आपका ऑर्डर का रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है ग्राउंड लेवल पे, तो आपको ए एक्शन लेना है। सर काइंडली देखिए, आपको ओपिनियन। अपने देश में रूल ऑफ लॉ फॉलो करने का प्रथा ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ ऐसा कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट्स का कितना स्टाफिंग होना चाहिए, कितना जजेस होना चाहिए, इस कोलिजियम को नक्की करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की है कि स्टाफ नक्की करे और जजेस नक्की करें, और सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं फॉलो कर रहा है उसको। तो मैं कमीशन को क्या बताऊंगा, अभी जैसे चल रहा है। द कॉन्सेप्ट दैट लॉ मस्ट बी फॉलोड डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये एक फिक्शन है।
अभी तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में टाइम पास हो रहा है। हाल ही का जो नहीं, वो सब लास्ट, जगह है, वो सब जगह हाँ है सब, आशीष जी। हाँ सब जगह है। लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से हम लोग का उम्मीद थोड़ा ज्यादा है, क्या कि सेंट्रल में है। और स्टेट का तो छोड़ दीजिए, झारखंड का, बंगाल का हाल इतना खराब है, दूसरा स्टेट का बारे में हम नहीं बोल सकते। मोटा मोटी हमारा स्टेट का जो हाल है वो हम बोल सकते हैं। यहाँ सवाल, कोई इंफॉर्मेशन अगर मांगा गया तो आप पीआईओ, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को छोड़ दीजिए, कमिश्नर साहब पूछ रहे हैं हियरिंग में, क्या दरकार है बताओ। तो उसको ये पता नहीं सेक्शन 6(2) के तहत ये सवाल नहीं किया जा सकता, तो उससे हम क्या उम्मीद करें? क्या अरे, ट्रांसपेरेंसी, क्या अकाउंटेबिलिटी? कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज पूछते हैं क्या कारण है तुमको इंफॉर्मेशन हाँ 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 चाहिए। हाँ, वही बात है, वही राहुल राय को अभी पूछा अभी था। अभी आप सुप्रीम कोर्ट जज से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे या कमिश्नर से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तो माई बाप है। तो माई बाप कैसा है? माई बाप को क्वेश्चन नहीं करते, तो मेरे हिसाब से हम सबको क्वेश्चन करना शुरू कर दें, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या कमिश्नर हो या लोक आयुक्त हो, हम सबको क्वेश्चन करना शुरू कर दें, अकाउंटेबिलिटी लें, तब कुछ फर्क पड़ेगा, तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही है। पहले हम लोग को ये समझना चाहिए, देशवासी को भी समझना होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हैं कुर्सी, उसको भी समझना होगा, जो देश का मालिक है 150 करोड़ इंडियन मालिक ये है। इसका टैक्स का पैसा से तुमका, तुम्हारा घर का चूल्हा जलता है, इसका पास तुमको जवाबदेही है। अगर ये पूछेगा तो तुमको जवाब देना होगा। लेकिन सरकारी दफ्तर में सब चपरासी भी अपने आप को लाट साहब समझता है, तो कैसे चलेगा देश? ऐसे ही चलता है इसीलिए। नहीं, मेरे हिसाब से हम जैसे यूजर्स एंड एक्टिविस्ट है, उन्हें भी ये आवाज उठानी चाहिए कि इतने लोग होने चाहिए कमीशन में। हम लोग कमिश्नर का फॉल्ट दिखाने को तैयार होते हैं, बट उनको क्या जरूरत है वो उसके बारे में सर, हमको। सर हमारा हिसाब से उसका पहले जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट के बारे में बोला ना, जो एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, ये एमिनेंट का डेफिनेशन पहले क्लियर करना होगा। उसका बाद स्टाफ बढ़ाएंगे, पैसा तो हम लोग देंगे, कोई बात नहीं। हमारा कहने का मतलब है, कमिश्नर का पोस्ट में जो है, जो साहब आएंगे, उनको पहले ये साबित करना होगा जो मैंने इसका पहले प्रीवियस लाइफ में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए इतना इतना काम किया, ये सब नहीं, क्या है। अब ये देखो, मेरे हिसाब से प्रोसेस की जरूरत है सिलेक्शन की। हम लोग प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, और मैं ये बहुत सालों से बोल रहा हूँ कि हमारे जैसे लोगों को, हम सबको मिलके तय करना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इस कमिश्नर की सिलेक्शन के लिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हम लोग क्या है, फालतू का आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हैं, एमिनेंट का डिफाइन करो। हाँ वो एमिनेंट को छोड़ो भाई, कौन इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है? उसको ट्रांसपेरेंसी का कुछ होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, वही हम बोल रहे हैं, वही हम बोल हॉस्पिटल रहे होना चाहिए। हैं। उसके एमिनेंट तो बाद एमिनेंट तो एक क्रिमिनल भी एमिनेंट है। नहीं नहीं, अरे महाराष्ट्र के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग एक कमिटी बनाया है, हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे, और सिलेक्शन कमिटी ने बोल दिया कि इनके सबके नाम सूटेबल नहीं है। तो क्या हमारा ये तमाशा बना के रख दिया है? तो इसके बजाय हम अकाउंटेबिलिटी पे अगर जोर देंगे तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, वही हम बोल रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं है बोल के तो ये हाल हो गया ना। उनको, कमिश्नर साहब को ही पता है कि हम अगर उल्टा सीधा कोई ऑर्डर भी दे भी दिया तो हमारा इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। हम तो 3 साल का मेहमान है, 3 साल में 36 महीना, 36 महीना देखते देखते पढ़ हो जाएगा, क्या होगा उसमें? तो मेरा कोई जवाबदेही नहीं बनता है ना, इसलिए वो सही भी बात। जो मर्जी कर देता है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल हो तो बोलिए। रणधीर कुमार सिंह बोलना चाहते हैं? जी सर। शुरुआत में नमस्कार सर। नमस्कार। शुरुआत में ये बात में, चूंकि मैं एक सोशल मीडिया चैनल चलाता हूँ, और चूंकि पंचायती राज जो जनप्रतिनिधि, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधानसभा को हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, ये एक चीज देखा जाता है सर कि जो नामांकन पत्र भरने जाते हैं, वहां प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी चुनाव अधिकारी होते हैं, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी, जिले के अंदर में जिला पदाधिकारी। तो ये मैंने सवाल किया था जिला पदाधिकारी से कि आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि जाकर नामांकन पत्र भरता है तो उसमें कोई 5वें पास लिखता है, कोई अंगूठा छाप भी लिखता है, कोई मैट्रिक पास भी लिखता है। तो देखा यह जाता है कि वो अंगूठा छाप वाला व्यक्ति भी अपने आप को शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार का प्रचार करता है पोस्टर में और माइक में भी। तो उन्होंने कहा था कि सर, ये तो लोकतंत्र में अधिकार है अनपढ़ में चुनाव में खड़ा होने का। हम कि सर, ये तो अधिकार है,
लेकिन ये थोड़े कि हम हैं अनपढ़ और अगले लोगों को कहें कि हम शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार हैं। तो इस चीज पर रोक लगनी चाहिए। अगर ये चीज रोक लग गया तो कोई, चूंकि आजकल पढ़े लिखे लोग चुनाव में जाना नहीं चाहते, ज्यादातर गुंडा मवाली लोग ही इसमें आते हैं, तो इसमें बहुत से सुधार हो सकता है अगर इस पर अगर करे से विचार किया जाए तो। ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट बहुत विजडम के साथ ये कहा है कि पब्लिक सर्वेंट जो है उनका आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देख सकते हो। तो अभी क्या बोलेंगे, तो हम उसको अटैक करें कि भाई देख सकते हैं, हम उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का मांग सकते हैं। वो अगर हुआ तो ये बाकी कुछ सुधर सकता है, मगर वो हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं डिक्लेरेशन दो, हम वेरीफाई नहीं करेंगे। एसेट का भी डिक्लेरेशन दो, वेरिफिकेशन नहीं होगा। एसेट जनता को पूछने का अधिकार नहीं है। ये विचित्रता ऐसी है कि अपने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट बनना चाहता है उसके एसेट जानने का हमें अधिकार है, मगर जो पब्लिक सर्वेंट है एग्जिस्टिंग, उसका एसेट जानने का हमको अधिकार नहीं। लेकिन इतना सर एक मिनट, कॉन्ट्रडिक्टरी डिसीजन तो मैं समझता नहीं हूँ हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो चुनाव अधिकारी सर होते हैं जिले के अंदर में, प्रखंड के अंदर में, अनुमंडल के, वो तो जानते हैं कि इन्होंने क्या दिया है। नहीं नहीं, अरे वो एफिडेविट बताते भी है, हाँ, मगर वो एफिडेविट वेरीफाई करने का कोई सिस्टम नहीं है। ना ना ठीक है, जो सर्टिफिकेट देते हैं सर वहां पर, 5वां पास का सर्टिफिकेट है, वो तो देख रहे हैं कि अगला 5वां पास है, वो नहीं उनको नहीं ये नहीं 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 गाइडलाइंस नहीं देना नहीं चाहिए नहीं था। नहीं नहीं देते, नहीं देते हैं वो। हमारे बिहार में तो अरे सर मिलता है सर। अरे प्रधानमंत्री का किसी ने डिग्री सर्टिफिकेट मांगा, वो नहीं देंगे, इसके लिए हाई कोर्ट में अभी चल रहा है और हाई कोर्ट सुन रही है और सुनवाई तारीख पे तारीख दे रही है। सर एक चीज और कॉमन बात मैं बता रहा हूँ, इसमें बोल लिखता क्या है, साक्षर और शिक्षित, ये दो शब्द है। साक्षर पढ़ना लिखना जानता है, शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा ज्यादा व्यक्ति है। तो ये भी पॉइंट एक बनता है कि आपने लिखा यहाँ साक्षर, और वहां प्रचार में माइक में प्रचार कीजिएगा, पोस्टर में प्रचार कीजिए शिक्षित का, तो ये भी तो गलत चीज है। यही बात है। और बताइए, और किसी का कोई सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार भरत जी। सर अभी जो हमारी बात हो रही थी, जैसे कि सभी ने कहा कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के लिए, ये मैंने पढ़ा हुआ है कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और न्यायपालिका और कार्यपालिका उसके लिए बाध्य है। परंतु सर जब आरटीआई की जब सुनवाई होती है प्रथम अपील में, तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय की उनको जजमेंट का प्रतिलिपि उपलब्ध करवाते हैं और बताते हैं, तो वो सर मानने से इनकार कर देते हैं। जबकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 114, आर्टिकल 114 के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी की और न्यायपालिका और कार्यपालिका की ये जिम्मेदारी के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को मानना उनकी जिम्मेदारी है सर। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो सर इसमें क्या कर सकते हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट खुद का डिसीजन नहीं मानता है, तो आप दूसरे को क्या कहेंगे? 114 नहीं, 141 है वो आर्टिकल। नहीं, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद का निर्णय मानता है क्या? जब तक वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, पचासों डिसीजन आते हैं, हर एक अपना जो मर्जी आए कोर्ट करता है और डिसीजन अपने हिसाब से आता है। इसीलिए सर ये सरकारी अधिकारी और सब लोग हैं कि जाइए आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पिटीशन लगाइए। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भी देखा था, कितनी बार कंटेम ऑफ ये मतलब कंटेम ऑफ कोर्ट हुआ था। अरे आरबीआई के केस में 10 डिसीजन मैंने दिए थे कि ये सब इंफॉर्मेशन देना चाहिए, उन्होंने चैलेंज किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया दिसंबर 2015 में कि ये सब कमीशन के डिसीजन करेक्ट हैं और ये सब डिसीजन इंफॉर्मेशन देना चाहिए। उसके बाद आरबीआई ने पॉलिसी निकाला जिसे बोला हम ये डिसीजन नहीं देंगे, वेबसाइट पे रखा, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम कंटेम्प्ट तुम्हारे सामने इनिशिएट करेंगे, बहुत सीरियसली लेंगे इस बात को, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। और उसके बाद 6 महीने के अंदर दूसरे ने वापस एचडीएफसी बैंक और उन्होंने पिटिशन डाला, तो आरबीआई ने स्टे कर दिया वो खुद के ऑर्डर को, अगले ऑर्डर को, कि ये सब इंफॉर्मेशन आरबीआई को नहीं देना है। अब इसका क्या बोलेंगे आप?
सही बात है सर आपकी। और सर दूसरा एक ये कि 81J में कुछ अभी पिछली बार हमारी मीटिंग में बातचीत हुई तो उसमें वीरेंद्र ठक्कर साहब और राहुल साहब ने बताया था कि कुछ उसमें अमेंडमेंट किया गया है, तो उस 81J का स्वर्गवास हो गया। हाँ 81J का स्वर्गवास हो गया। अभी कुछ भी चीज जो पर्सनल कह सकते हैं, पर्सन से रिलेटेड, और पर्सन क्या, डीपीडीपी एक्ट के तहत पर्सन स्टेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी पर्सन है, तो किसी को लागू हो ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है, ऐसा अमेंडमेंट ला दिया है। क्योंकि सर अभी अभी जो हम सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जानकारी मांग रहे हैं, जैसे नहीं आज का देंगे, विषय जी। नहीं देंगे। हाँ सर वही दिक्कत है ना सर, वो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। वो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया गिरीश देशपांडे जजमेंट में, उसके बाद 6 से 7 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से उसको बैक किया कि ये प्रेसिडेंट है, इसके लिए नहीं देंगे, और अब उसको कानून बना दिया सरकार ने। और आवाज दूसरा जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी ये चलता रहेगा। हाँ पर जनता कहाँ आवाज उठाएगी? जनता कौन सा विधानसभा में जाती है? जनता कौन सा लोकसभा में जाती है? जनता तो एक बार वोट दे दिया, कहीं से ज्यादा आवाज कहाँ उठाएगी? नहीं, वोट देने से कोई मतलब नहीं है। वोट देना एक छोटा प्रक्रिया है जिसको हम बहुत बड़ा बनाते हैं। सब जगह बोलते हैं वोट दो वोट दो, वोट देके क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। कुछ दूसरा नहीं बनेगा। जब हमने तक जो कानून, विधायक विधायक साहब को जो वोट दिया है वो तो फिर पार्टी बदल देते हैं। कि वो, मेरे हिसाब से हम कानून का जब तक स्थापना नहीं करते हैं, रूल ऑफ लॉ रैंक में वर्ल्ड वाइड में हमारा 79 नंबर है, और हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड नेशन बन रहे हैं। जब तक रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता है, रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज नहीं है, तब तक ये वैसे ही चलता रहेगा। कानून हमें हमारे भी पालन करना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट को भी पालन करना चाहिए, जजेस को भी पालन करना चाहिए, सबको चाहिए। बिहार में सर, हमारे बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006, नीतीश कुमार का जो बनाया हुआ कानून है, पंचायती राज अधिनियम 2006, उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत के जो आम सभा होते हैं उसमें स्थानीय विधायक को, स्थानीय सांसद को, इस जिले के अंदर में अगर कोई एमएलसी है उनको लेटर जाना है, राज्यसभा सदस्य को लेटर जाना है, अगर ये लोग अगर ग्राम पंचायत के आम सभा में आने लगे, तब हो सकता है जनता इन लोगों से सवाल करे, तब जाकर एमएलसी में उठाए आवाज उठाएंगे, राज्यसभा के में आवाज उठाएंगे, या संसद में आवाज उठाएंगे, या विधानसभा में आवाज उठाएंगे। और ये लोग तो आते हैं नहीं। ये तो आम सभा की बात छोड़िए, पंचायत समिति की बैठक में भी इनको आना है, उसमें भी नहीं आता है। जिला परिषद में जो बैठक होती है उसमें भी इनको आना है, उसमें भी नहीं आते हैं। तो जनता जाए तो जाए कहाँ? नीतीश कुमार जी को लिखिए कि ये इसका पालन नहीं हो रहा है। इसमें सर आरटीआई भी मांगा जा सकता है। मान के चलिए नोटिस भेजना है पंचायत सचिव को, विधायक को, सांसद को, सूचना भी मांगा जा सकता है किस किस लोगों को आपने नोटिस भेजा यहाँ से, क्योंकि 7 दिन पहले नोटिस निकलता है, नियम है, डुगडुगी पिटाता है, माइक से प्रचार होता है। लेकिन पूरे बिहार में 8,350 ग्राम पंचायत है। मैं तो समझता हूँ 14वां वित्त आयोग में 200 करोड़ रुपए हर ग्राम पंचायत, 225 करोड़ 14वां वित्त आयोग में, 2015 से लेकर 20 तक। और अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, 20 से 25, इसमें 19,000 करोड़, यानी इसमें भी 200 करोड़ रुपए तकरीबन है। यानी 10 सालों में 400 करोड़ एक ग्राम पंचायत में आया बिहार में सिर्फ। और तो हर पूरे देश में आया होगा ऐसा ही। लेकिन अभी आप एक अभी ग्राम अभी किसी पंचायत, न किसी ग्राम आप ये पंचायत एक में ग्राम सदस्य होंगे। पंचायत की बात कर रहे हो कि आप पूरे बिहार की ग्राम पंचायत की बात कर रहे हो? पूरे बिहार में एक ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ सर। एक ग्राम नहीं पंचायत, नहीं एक नहीं, ग्राम पंचायत में 225 करोड़। ये डेटा आपका मुझे नहीं लग रहा है सही है। 225 मैं करोड़ तो अभी मैंने पढ़ नहीं के बता देखा है। दूंगा, अभी पंचायती राज अधिनियम किताब मेरे पास में है सर। नहीं नहीं, 225 करोड़ रुपए एक ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट काम के लिए देना, ये हजम नहीं हो रहा है बात। 14वां वित्त आयोग सर, सर्च कर लीजिए, नहीं नहीं, मेरे पास किताब है पंचायती राज। आप इंटायर विलेज की बात कर रहे हो, सब समस्त ग्राम पंचायत की बात कर रहे हो। नहीं एक नहीं, ग्राम एक पंचायत ग्राम में ऐसा। पंचायत की 21,000 करोड़ है सर 14वां वित्त आयोग में। ठीक, ठीक, हम वेरीफाई करेंगे इसको। लेकिन जो आप मेरे पास ये किताब बात है कर सर, रहे हैं कि अरे भाई, पंचायती देख राज। लेता हूँ अभी रणधीर रणधीर कुमार सिंह जी, एक ग्राम जी पंचायत को इतना पैसा नहीं है, आप अच्छे से देख लो उसको, ये असंभव है। बिल्कुल, मैं भी जीवानंद जी, मैं मैं भी पढ़ यही के, कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फोटो सीधे एक भेजू सर। विधायक को नहीं मिलता इतना। तो ग्राम पंचायत अकाउंट हेड होगा, ग्राम पंचायत अकाउंट हेड में पूरे स्टेट की सब ग्राम पंचायत का मिलाकर इतना होगा। हाँ, पूरे मैं भी वही बोल इक्कीस रहा हूँ। हजार 21,000 करोड़ रुपया 14वां वित्त आयोग में।
हाँ तो और 21 अभी रुपया मान रहे हैं ना, 225 करोड़ तो नहीं हो सकता है, मैं नहीं मान ही नहीं दो सकती सौ वो तो। पच्चीस करोड़ सर, एक ग्राम मैं किताब निकाल के दिखा दूं? अभी जब लाइन पर ही मैं पढ़ के बताता हूँ हम कौन कौन से वर्ष कितना है आप इसमें। हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि उसमें विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्यों को भी इनवाइट करना चाहिए ग्राम पंचायत की मीटिंग में, जी अगर ऐसा आपके यहाँ प्राविधान है तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि हमको है आपको सर। सबको पता है कि विधायक और सांसद कितना अच्छा काम करते हैं अपने यहाँ। हाँ वहाँ भी एटलीस्ट जो ग्राम वही पंचायत के लेवल पे, है सर, ग्राम लिखा हुआ है पंचायत पंचायती राज अधिनियम, मैं पढ़ता हूँ, इसका अध्ययन करता हूँ। बुला लो। एटलीस्ट आप ग्राम पंचायत में तो आप। सुनो सुनो, विधायक और सांसद को बुला लोगे तो वहां भी वो अपनी कमीशन फिक्स कर लेगा और आप बोल नहीं पाओगे मैं वहाँ। भी नहीं बोल रहा, अभी अभी तो शिवानंद जी, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ। अभी एट- ग्राम पंचायत का हम सरपंच है, सचिव रहता है, तुम आपके ग्राम पंचायत के पंच रहते हैं जो जाने पहचाने रहते हैं बेचारे, कुछ दबे रहते हैं, कुछ दबंग रहते हैं, तो कुछ बोल लेते हो। विधायक सांसद वहां पे बैठ जाएगा तो आवाज नहीं निकलेगी, वो बोलेगा भगाओ इसको यहाँ से, ज्यादा हल्ला कर रहा है। और वो वहां पर पूरा हाँ, वो। और आजकल ऐसा नहीं है ग्राम सर, पंचायत जी। दिक्कत हो रही है अभी तो ऐसा नहीं है सर। एमपी में। अरे सुनो यार, अभी एमपी में नहीं, हाँ दूसरे स्टेट्स में लागू हो गया है। पंचायतों में भी अब पार्टी वाइज प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, मतलब सरपंचों को अब ये निर्धारित किया जा रहा है कि ये किस पार्टी से है। जिस दिन ये व्यवस्थाएं पूरे भारत में लागू हो जाएंगी उस दिन ग्राम पंचायत का और बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सेपरेशन करके उच्च पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर कार्यवाही करवा लेते हो, लगे रहते हो कोर्ट वोर्ट में जा करके। जिस दिन से यह हो गया कि पार्टी का सरपंच बन रहा है और पता चला कि भाजपा का सरपंच बन गया है एक प्रदेश में, मतलब बहुत सारे सरपंच भाजपा के बन गए हैं। अब उन भाजपा के सरपंचों से लड़ने का मतलब है, उनकी कार्यवाही करवाने का मतलब है कि भाजपा को चैलेंज करना है, का मतलब स्टेट की गवर्नमेंट को और केंद्र की गवर्नमेंट को। और स्वाभाविक है कि इन स्थितियों में जितने चोर उचक्के हैं सब उनकी मदद करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में आम आम जनता की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी और भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए पंचायतों में जहां तक अभी था, मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है और बहुत आवश्यक है कि इसको किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए, किसी भी हाल में किसी भी पार्टी से ना जोड़ा जाए, इसको स्वतंत्र ही निर्वाचन रखा जाए, किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। तो कम से कम ये है कि अभी थोड़ी बहुत जनता मुद्दों को लोकल स्तर पर उठा करके, उनकी लड़ाई लड़ करके, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां तक भी जाकर के अपनी व्यवस्थाएं बना लेती है, कुछ जांच पड़ताल करवा लेती है, कुछ दबाव बना लेती है। जिस दिन ये पार्टी सत्ता के हो जाएंगे, सरपंच भी हो जाएंगे, पंच भी हो जाएंगे, उस दिन जनता सिर्फ साइड में मारे मारे फिरेगी। क्योंकि एक छोटे से व्यक्ति से लड़ने का मतलब है कि एक पूरे देश की पार्टी से लड़ने का। और देश की पार्टी क्या करेगी, अपने जो उसके सिपह सालार हैं या जो भी उनके ये प्रतिनिधि हैं, कथित प्रतिनिधि उनके हो जाएंगे उनकी पार्टी के, तो पूरी तरह से उनकी बैकिंग करेगी। तो ये दिक्कत हो जाएगी, हमें लगता है कि इस विषय पर भी हमारे बिहार में सर पार्टी नहीं है। नहीं अभी नहीं है लेकिन हो रही है। जिला पंचायत स्तर तक बहुत सारे पार्टी समर्थक हैं, इनडायरेक्टली तौर पर आते हैं जिला पंचायत सदस्य। जनपद भी कुछ ऐसे इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन शासन का ये था मंशा धीरे धीरे है कि अब पंचायत के चुनावों में भी पार्टी के लोगों को खड़ा कर दिया जाए। वहां भी उनको मतलब ये कर दिया है कि ये हमारी पार्टी के माध्यम से खड़े हो रहे हैं, हमारी पार्टी के माध्यम से खड़े। इन स्थितियों में जनता के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आप ये बताओ कितने विधायकों सांसदों की इतनी इतनी मतलब आय से अधिक संपत्ति और सारी चीजें हैं, इतने भ्रष्टाचारी विधायक सांसद कर रहे हैं, सबको पता है, ठीक है, लेकिन कौन इनकी जांच करवा पा रहा है? कोई नहीं करवा पा रहा ना, क्योंकि इनकी जांच करवाने का मतलब ये हुआ कि पूरी पार्टी से, पूरी सरकार से लड़ना। और सरकार, कोर्ट भी सरकार की गुलाम है एक तरह से, मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कोर्ट भी सरकार की गुलाम है। कुछ गिने चुने जजेस जैसे हो सकते हैं कि जो निष्ठा से काम कर रहे हैं, इम्पार्शियलिटी से, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरह से हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कितना महंगा पड़ जाएगा, कितना मुश्किल पड़ जाएगा इनसे लड़ने के लिए। फिर भी हल्ला ही करना रह जाएगा, सिर्फ अपना, सिर्फ हल्ले का हल्ला करते रहो इसी तरह से, और बस अपनी बात अपने में ही सुनाते रहो, जैसे कि हम लोग अक्सर करते रहते हैं। फिर वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ तो पढ़ने ये, वाला किसी को नहीं है। तो ये इसलिए ये और पंचायतों को हमें लगता है कि इससे हट के रखना चाहिए। कोई प्रश्न पूछना है तो शैलेश सर से आप लोग और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक ही चीज पे ज्यादा प्रोलॉन्ग मत किया करिए कि एक ही व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता रहे और आधे आधे घंटे डिस्कशन करता रहे, इससे दिक्कत हो जाती है दूसरे लोगों को। अनिल कुमार हरिद्वार से क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग? हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछते रहे, हैंड रेज करके ऑप्शन चुनते रहे प्लीज। अनिल कुमार जी बताइए। शैलेश सर अभी जुड़े हुए हैं, 12:50 पे छोड़ेंगे हमें, 12:30 पे। सभी को सादर नमस्ते। हाँ, नमस्कार। सर मेरा प्रश्न एक ये है कि ये जो निकाय चुनाव होते हैं, अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में निकाय चुनाव हुए थे,
तो इसमें एक पार्षद का प्रत्याशी था, इंडिपेंडेंट था। वो बेचारा रोते हुए निकला काउंटिंग स्थल से, कह रहा था कि एक वोट उसका मिसिंग करा करके उसको एक वोट से प्रशासन ने हरा दिया। और इसी तरह से चेयरमैन में भी, जो चेयरमैन में हारा था वो भी बाद में फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि मुझे भी वो सुबह से, उसका सभी लोग सुबह से देख रहे थे कि वो जीत, मतलब कभी 1,500 की लीड, कभी 2,000 की, कभी 3,000 की, ऐसे लीड बनाया था। और रात को जो है उसे लाइट कटा करके प्रशासन ने उसे भी हरवा दिया। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या न्यायपालिका में इस तरह की जो बेईमानियां होती हैं, न्यायपालिका स्तर से कुछ इसमें हो सकता है, या हुआ है पहले भी, इसके कोई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं? बस इतना प्रश्न था मेरा आप लोगों से। हेलो, हाँ जी, मैं इसका जवाब दे दूं? दे दीजिए, जी। साइलेंट सुन रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। हाँ हाँ जी, इसमें जो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है कि इलेक्शन पिटीशन लाई जा सकती है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद, मतलब एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाने के बाद कोई भी हाई कोर्ट या कोई कोर्ट इलेक्शन को नहीं रोक सकता। तो इलेक्शन हो जाएंगे और हो जाने के बाद फिर जो चुनाव हुआ है वो फिर वैध है या अवैध है, तो इलेक्शन पिटीशन चुनाव पूरा हो जाने के बाद लाई जा सकती है। तो इसमें कोई रोक नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया को बीच में नहीं रोका जा सकता, बस ये कहा गया है। धन्यवाद। सर, सर रिजल्ट आ चुका है, उसमें रिजल्ट हाँ हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, वही काउंटिंग बोल रहा हूँ करवा। कि रिजल्ट आ चुका है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, अब पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन का ध्यान रखिएगा कि ये नहीं होता कि आप 5 साल बाद लाए, उसमें जो भी है ना विद इन लिमिट आपको जो भी करना है, लिमिटेशन पीरियड क्रॉस ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 30 दिन, 90 दिन, जो भी उसके लिए निर्धारित है ना, तो लिमिटेशन क्रॉस ना हो, ये ध्यान रखिए। ये नहीं कि 5 साल बाद आप कोर्ट जाए बोलो कि अब ये करो, वो नहीं होता है। 5 साल तो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है ना, तो लिमिटेशन का ध्यान जी रखना जी। पड़ेगा कि डिले ना हो ठीक जाए है। आपकी तरफ से। ओके। थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है, अगला प्रश्न भारत पंड्या जी गुजरात से, आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा ये एक प्रश्न था कि आरटीआई में सर ऐसा कोई नियम है कि आवेदक जो जानकारी मांग रहा है वो अभी पीआईओ और फर्स्ट अप्लायंट अथॉरिटी ये अभी हमें बता रहे हैं कि आप उसका पत्र नंबर कौन सी तारीख को लिखा था, कौन अधिकारी थे, उसकी वो क्लियरिफाइड दीजिए। तो ये सर कैसे संभव है? ऐसा कोई नियम है कि हमें ये जानकारी देनी होगी फिर मिलेगा? नहीं, इसमें पत्र संख्या या डेट तो जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम आप ईयर या सब्जेक्ट मैटर या किसने किसको लिखा, मतलब थोड़ा बहुत आपको ये देना पड़ेगा कि वो ढूंढ सके। क्योंकि ऐसा होता है जैसे बिल्कुल ही आपने नहीं दिया, जैसे हमारे पास एक आरटीआई एप्लीकेशन आ गई थी, मैं जब पीआईओ था, उसमें ये आ गया कि यूनिवर्सिटी ने इतने तारीख को जो ये लेटर लिखा वो अब मेरे यहाँ पे 8 डिपार्टमेंट है अलग अलग हमारी कॉलेज में। अब उसने डीन को लिखा, एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार को लिखा, एग्जाम से संबंधित है, रिक्रूटमेंट से संबंधित है, स्टूडेंट से संबंधित है। तो आदमी कोई अपना बैकग्राउंड लिखे कि भाई क्या मामला है, हमको ये नहीं मालूम छात्र का है कि नॉन टीचिंग स्टाफ है कि टीचिंग स्टाफ है कि किस चीज़ से संबंधित। तो आप सब्जेक्ट मैटर कम से कम इतना जरूर लिखो कि उसके समझ में आए कि मुझे कौन सी फाइल में ढूंढना है। नहीं। नंबर वंबर डेट और ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम सब्जेक्ट मैटर या किस चीज़ से संबंधित इशू है ये तो पता चलेगा। नहीं तो अभी जैसे नवम रेबिया की बात हो गई कि नवम रेबिया कपिल सिब्बल साहब और बाकी लोग डिस्कस कर रहे, लोगों को ये नहीं पता नवम रेबिया कौन है, उनको ये नहीं मालूम कि ये केस का या कोई आदमी का नाम है। तो इतना मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा आपको जो जानकारी है वो जरूर आप पीआईओ को दे दीजिए, तो फिर पीआईओ अपने पास की जानकारी ढूंढ के आपको दे देगा, है नहीं ना सर, वो। मैंने इसमें सर ऐसा किया कि मैंने वो पूरा सब्जेक्ट लिखा, वो तारीख भी लिखी, लेकिन उसके बाद भी वो मांग रहे हैं कि पत्र नंबर वो दीजिए। तो सर मैं ये कैसे बता पाऊंगा कि अभी कौन से अधिकारी थे उन? तब आप उससे डिस्पैच रजिस्टर की कॉपी मांग लीजिए अब। हाँ। आप डिस्पैच रजिस्टर की कॉपी दे दीजिए, बोला मैं उस पर से ढूंढ के निकाल लूंगा। मैंने सर वही उनको बताया कि सर आवक जावक का आप रजिस्टर बताइए, मुझे रिकॉर्ड इन्फेक्शन का ऑर्डर कीजिए, लेकिन अभी वो कर नहीं रहे हैं कि उनको उनको जानकारी देनी नहीं है, उनकी मंशा नहीं है कि जानकारी वो दें। तो सर अभी इस पे क्या किया जा सकता है? नहीं, इसमें वही मैंने बताया ना कि भाई या तो फर्स्ट अपील करो या तो डिस्पैच रजिस्टर की कॉपी मांग लो, एक और आरटीआई लगा के, यही हो सकता है। अच्छा। और दूसरा सर एक मेरा ये सवाल था कि सर ये न्यायालय में से मैं किसी कोर्ट केस की ये जानकारी मतलब कोर्ट का जजमेंट और उसमें क्या क्या हुआ है सर, उसकी जानकारी प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नथिंग, सीधा डाउनलोड कर लो इंटरनेट से फ्री में। नहीं सर, इंटरनेट पे तो उपलब्ध नहीं है सर, उन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ तो।
हाँ, तो फिर आप कोर्ट में जो होता है कि कोर्ट के रूल्स बने हुए हैं, कौन से कोर्ट का चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या चाहिए? हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में से लेना है सर। तो हाई कोर्ट के रूल्स बने हुए होते हैं, तो हाई कोर्ट के रूल्स के तहत आपको स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम से एप्लीकेशन लगा के जो भी वहाँ की कोर्ट फीस है वो दे के आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आरटीआई की आवश्यकता नहीं है, अच्छा, और और आरटीआई में मिलता भी नहीं है। उसके जो रूल्स है ना संविधान के तहत ये बने हुए आर्टिकल 227, तो वो जी, रूल्स फॉलो करके आप ले लीजिए, मिल जाता है। और उसमें भी सर हमें केस नंबर वगैरह सब उसमें देना पड़ेगा, फ्री मिलेगा ना हाँ सर? वो तो नहीं, हाँ नहीं, नहीं केस नंबर, हाँ ये केस नंबर या कम से कम पेटिशनर, आपको मालूम है कंप्यूटर कैसे काम करता है, आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे है। कम से कम आपको पेटिशनर का नाम पता होना चाहिए, ईयर आपको मालूम होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत डिटेल दोगे तो सर्च करके वो दे भी देगा, उस पर से आप अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हो, बीरन है जी, ना? सर ओके, हाँ धन्यवाद। भी जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को थोड़ा 10 मिनट के लिए शैलेश हाँ का जी, भी जी जी, प्राप्त कर लें यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी, आप शैलेश सर भी। हैं तो शैलेश सर से आप पूछ सकते हैं। शैलेश सर हमारे बीच में भी 10 मिनट जुड़े रहेंगे। रिंकू यूपी से क्या पूछना चाह रहे हैं, रिंकू? जारी सर। हाँ सर बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि पुलिस से मैंने सर सूचना मांगी 1 साल पुरानी, तो वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग डैमेज हो गई और मतलब उन्होंने जीडी के दे दी कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सर उससे जीडी से क्या सूचना मांग सकते हैं आगे कि क्या क्या सूचनाएं नष्ट हो गई, लिस्ट मांग सकते हैं उनसे सर नहीं, नष्ट हो थाने गई से? है उसका आप ये मांग सकते हैं कि इसका रिपोर्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। सिर्फ कह देने से नहीं होता है। सरकारी नहीं, जीडी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी जीडी की कॉपी दे रहे हैं सर वो। किसकी कॉपी? मंडल हाँ, डायरी, जीडी की कॉपी लगा के मंडल डायरी, जीडी। हाँ। हाँ जी सर, हम्म। ऑनलाइन वाली होती है जो डिजिटल। अच्छा। 1 ईयर का सर वो डाटा नहीं दे रहे हैं, कोई भी प्रार्थना पत्र दिया, क्या कार्रवाइयाँ की है, लेटर क्या आया, कह रहे हैं सारा डैमेज हो गया हमारे पास। तो उसका सर डाटा मांग सकते हैं क्या क्या चीजें डैमेज होने लायक थी, कौन सी चीजें डैमेज नहीं हुई उसमें। एक लिस्ट तो भेजी होगी सर एसएसपी के यहाँ सर उन्होंने सर। नहीं, कौन सी चीजें डैमेज हुई इसका तो मांग सकते हैं, नहीं नहीं डैमेज हुई उसका लिस्ट तो बहुत बड़ा हो सकता है। चलिए सर, डैमेज वाली ले सकती है ना सर, जैसे डैमेज या वाला देना चाहिए, पर्सनल डैमेज वाला जानकारी देना होगी। चाहिए, क्योंकि उसका कोई ना कोई रिपोर्ट होना चाहिए सरकारी दफ्तर में। हाँ जी डैमेज सर। हो गया, फायर हो गया, कुछ हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, हाँ जी सर। तो उसका लिस्ट तो देना चाहिए। और उसका लिस्ट अप्रूव होना चाहिए इंटरनली कि भाई ये ठीक है, ये डैमेज हो गया या आग लग गई है, जो भी हुआ। हाँ जी सर। तजिंदर सिंह जी, आपका तो क्या? यही पूछना था। ठीक। थैंक यू सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता था कि हमारे यहाँ पर पंजाब में पिछले दिनों एक आम आदमी पार्टी के राज्य सूचना कमिश्नर ने सरेआम यहाँ पर एक कार्यकर्ता को 1 साल के लिए आरटीआई डालने और सूचना कमीशन के अंदर दाखिल करने पर रोक लगा दी। आपने क्या आपने ये? आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के सूचना कमिश्नर ने, तो क्या वो आम हाँ आदमी जी है? सर, उनकी फेसबुक पर वो खुद मुख्यमंत्री के साथ रैलियों में जा रहे हैं, वो फ्लेक्स बोर्ड लगवा रहे हैं कि मैं यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, बिजनेस के एसएसपी लिए उनको बुक क्वालिफाई के है, दे रहा किसका है, उनके घर पर क्वालिफिकेशन? आ रहा है। हम्म। अच्छा, तो आम आदमी वो बोर्ड पार्टी। लगे हुए हैं, उनकी फेसबुक में लगे हुए हैं बोर्ड, हम्म। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो। चलो बढ़िया है। तो क्या किया? उन्होंने एक कार्यकर्ता को 1 साल के लिए राज्य सूचना कमिश्नर के कमीशन में और सभी लोक सूचना अफसरों को ये डायरेक्शन दे दी कि हम्म। 1 साल के लिए इस कार्यकर्ता को ना तो सूचना देनी है और ना ये सूचना कमीशन में दाखिल हो सकता है। इसका कुछ बैकग्राउंड है तेजिंदर सिंह? इसका कोई बैकग्राउंड है क्या कि उसने 1000 आरटीआई लगाई थी या ऐसा कुछ है? नहीं सर, उन्होंने उन्होंने ये लिखा कि इसकी 200 आरटीआई पेंडिंग है, क्योंकि सर पिछले कई सालों से सर वो तो राज्य सूचना कमिश्नर लगे नहीं, हाई कोर्ट ने कहा तो तब 3 लगे हैं, तो पेंडेंसी तो सर इनकी वजह से हुई है ना। डिपेंडेंसी की वजह से कोई बैन नहीं कर सकता है, वो तो सरासर इलीगल है। डिपेंडेंसी की वजह से किया है, मगर अगर ऐसा पेंडेंसी की कहा है। वजह से उनको उनको ये कह दिया कि ये समय खराब कर रहा है, इसलिए इसको 1 साल के लिए बैर किया जाता है। नहीं, ये तो गैर कानूनी है। मगर एक चीज सामने अभी आई है कि कुछ लोग 1000 एप्लीकेशन करते हैं, कुछ लोग 2000 करते हैं, एक तो 10,000 वाला भी आया है, अपील उसने 10,000 डाली कमीशन में।
तो उनके खिलाफ तो कुछ ऐसे ऑर्डर निकलेंगे कि भाई ये तो अनरीजनेबल है। रीजनेबलनेस भी सर कुछ। 1000 2000 तो सर तो अलग बात है। यदि ये पोटेंसी की वजह से सर किसी को बाढ़ कर देना, किसी को ये कह देना कि भी 1 साल नहीं तक डालेगा ही नहीं, नहीं, पेंडेंसी तो की वजह से यदि वो करना तो गैर कानूनी है। पेंडेंसी की वजह से करना तो मूर्खता है। और यदि वो उसको 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 ऑर्डरों में लिखा जाता है कि ये प्रोफेशनल ब्लैकमेलर है, एक राज्य सूचना कमिश्नर बिना किसी शख्स के ये लिख रहा है कि भी ये प्रोफेशनल ब्लैकमेलर है, तो क्या अच्छा, यह ऐसा लिखा है? डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आता? हाँ, डेफिनेटली आता है। मेरे हिसाब से आप उसके सामने केस कर सकते हैं। मैं सर यही कह रहा एक, एक सूचना कमिश्नर है, कम कोड क्यों नहीं लगाते? आवाज कट रही है। ये एक बात है, तजिंदर सिंह जी ने जो बात कही है उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और शैलेश सर, ये प्रक्रिया एक लंबे अरसे से चल रही है। कई सारे सूचना आयोगों में इस तरह से कुछ सनकी किस्म के जो सूचना आयोग तो हैं, उन्होंने इस तरह से किया हुआ है। ज्यादा आरटीआई लगाना मतलब लगा दिया उसने, तो आप उसको किस अधिनियम के तहत, किस नियम के तहत उसको आप बैन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें सूचना आयुक्त ये बताएं कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी यदि जानकारी नहीं दे रहा है और विभिन्न प्रकार से दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो उस स्थिति में इनके द्वारा कितने के ऊपर एफआईआर करवाई गई। ये कहेंगे कि एफआईआर करवाए जाने का हमारे पास अधिकार नहीं है सूचना के अधिकार कानून में। जबकि ये तो सिर्फ 1,000 की बात कर रहे हैं कि 1,000 या 2,000 आरटीआई उस अमुक व्यक्ति ने लगाई। लेकिन यदि हर एक स्टेट में लोक सूचना अधिकारियों की स्थिति देखी जाए तो कम से कम 10,000 या 20,000 या 50,000 लोक सूचना अधिकारियों ने समय पर जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से आरटीआई की अपीलें हुई। प्रथम अपील हुई और फिर द्वितीय अपील हुई। इन स्थितियों में राज्य सूचना आयुक्तों ने ऐसे लोक सूचना अधिकारियों के ऊपर क्यों एफआईआर नहीं करवाई? वो ये कहेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप भी कहोगे कि प्रावधान नहीं है कानून में। तो इनके पास से कहाँ से प्रावधान आ गया कि अमुक व्यक्ति ने यदि 1,000 आरटीआई लगाई या 2,000 आरटीआई शिवानंद जी, उन्होंने शिवानंद बैन। जी, हाँ, रीजनेबलनेस कोई चीज सर होती है। 2020 का केस है, 2020 का नहीं केस लगा हुआ है। नहीं वो मानता सर ये। वो मजेदार बात है, पिछले पेंडेंसी के सूचना हिसाब से आयुक्त किया ने तो सभी को 10 10 तेजिंदर जी, पेंडेंसी बोल के किया है तो हास्यास्पद है। भाई वो तो एक जोक बना एक दिया होगा। कोई व्यक्ति एक महीने में एक दिन में 1,000 आरटीआई लगा दे तब तो गलत है कि भाई इतना तुम कैसे लगा रहे हो, थोड़ा सा रुक के लगाओ। 1,000 आरटीआई वही लगा। वही मैं कह रहा था कि अगर बहुत ज्यादा आरटीआई और फिर हजार के हिसाब से लगा दी, आरटीआई क्यों लग रही ऐसे है? केस भी आए हैं ऐसा। आरटीआई क्यों लग रही है? आरटीआई इसलिए लग रही है क्योंकि आप जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हो। नहीं 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 क्योंकि नहीं नहीं, दिन में। हाँ शिवानंद जी, मैंने ऐसे केस सुने हैं कि टीचर कहता है मेरी यहाँ ट्रांसफर चाहिए। वो ट्रांसफर नहीं करता है, उसका बॉस तो कहता है मैं 1,000 आरटीआई लगाऊंगा। वो तो ऐसे मुंह, भी केसेस हैं। सर मुंह से और कहता वो है। अपवाद रूप है। वो गुस्सा अपना जाहिर वो कर सकता अपवाद है, कानून है उसके पास में। लेकिन लगाया तो नहीं ना उसने 1,000 आरटीआई। टीचर ऐसे नहीं लगाएगा, कोई 1,000 आरटीआई नहीं लगाता है। अरे लगाते हैं शिवानंद जी। कर्नाटक का एक केस है जहां 10,000 सेकेंड अपील्स पड़ी है। 10,000 एक व्यक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति के द्वारा। हम्म। तो ऐसे भी लोग हैं। ऐसे मैंने 2,000 5,000 10,000 ऐसे भी लोग ये रेयर है। ये कॉमन नहीं है। और रेयरेस्ट ऑफ मैंने एक आरटीआई देखी केसेस थी। में वो होना चाहिए मैंने एक आरटीआई देखी थी उसमें। जहां पे 17 पेज की आरटीआई थी। हर एक सेंटेंस में एक क्वेरी थी। नहीं, 17 पेज की आरटीआई लगा हुआ। कंसर्न ये देखिए, हम ये नहीं कह रहे। हम ऐसे लोगों का पूरी तरह से समर्थन भी नहीं कर सकते ब्लाइंडली। लेकिन हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि इसका जो इम्प्लीकेशन है वो गलत जाता है ना। इसका समाज नहीं, में गलत इम्प्लीकेशन जाता है। शिवानंद जी, शिवानंद जी, इसके मूल पे जाइए। और मूल को हमने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है पब्लिकली। अब आदित्य बंदोपाध्याय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आरटीआई शुड नॉट बी अलाउड टू डैमेज द पीस, हार्मनी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इट शुड नॉट बी यूज्ड टू ऑप्रेस ये सुप्रीम ऑनेस्ट कोर्ट का ऑफिशियल। बिल्कुल गलत है ये इस तरह से कमेंट मगर करना। हमने आवाज नहीं उठाई। हाँ, हमें इस पे हमने आवाज नहीं उठाई। हाँ, आज भी नहीं उठा रहे हैं। आज भी उसके सामने आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो एक्चुअली ये आज आरटीआई कानून को खत्म करने का सबसे ज्यादा यदि कोई श्रेय जाता है तो ये कोर्ट को ही जाता है। कोर्ट ने खत्म कर दिया आरटीआई कानून।
मगर सरकार उसके सामने आवाज हमें उठानी चाहिए थी। हम सरकार पे दोष दे रहे हैं, पीआईओ पे दोष दे रहे हैं। कोर्ट्स के इस तरह के निर्णय को हमने क्रिटिसाइज नहीं किया खुल के ओपनली। आज भी मेरे हिसाब से इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसकी चर्चा नहीं होती है। ना सर, आप ज्वाइन करने का पहले हम लोग कोर्ट के बारे में बोला, थोड़ा अर्ली हम लोग शुरू किए थे। आप ज्वाइन करने का पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में ही बोला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी नहीं चाहते जो आरटीआई जिंदा रहे। नहीं, वो बोलने का नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि लीगल फोरम्स पे डिस्कशन हो कि गिरीश देशपांडे का जजमेंट सही है गलत है, आदित्य बंदोपाध्याय ने जो कहा वो सही है गलत है, इसके एक्चुअली बारे में सर अगर ठोस कदम उठाना चाहिए। ठोस कदम जब तक नहीं उठाएंगे तब लोगों तक की ऐसा। आवाज उठेगी तब कुछ होगा। मगर अरे हम तो हाँ चुप बैठे हैं क्योंकि ठोस सुप्रीम कदम, कोर्ट ने ही ठोस उसको कदम यार दबा कौन दिया। उठाएगा आशीष जी? कौन उठाएगा? हाँ, इतने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं, इसको बर्बाद। सबको आम जनता थोड़ी जन प्र, करेगी, आम जनता जन के प्रतिनिधि जो आते हैं उसमें तो जाओगे। 90% करप्टेड है। आप इन्हीं कोर्ट के पास जाओगे ना, जनता क्या करेगी? जनता के पास तो इतना ही पावर है, और इन्हीं कोर्ट के पास जाएगी। कोर्ट जी क्या कर रहे हैं? जनता का पास एक पावर तो है ना, चिल्लाना। तो चिल्लाता भी नहीं है। चलिए ना, हम लोग सबको मिलके ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कॉपी टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखते हैं। लिखो, जम के लिखो, सबको लिखेंगे। लिखो बिल्कुल। हाँ, और सबके लिखे, सब लिखे, चाहे आप डिक्लेयर कीजिए। हाँ, जैसे हम लोग सुनिए, हम लोग डीपीटीपी बिल के बारे में लिखा था, ऑनलाइन भेजा था। ऐसा तो ऐसा उसमें शुरू कीजिए। हमने पूरा वो कर दिया था, एक तरह से क्या कहते हैं, आंदोलन चालू कर दिया था, उसमें तो आंदोलन हो गया। हाँ, वैसा वैसा करना होगा सर, वैसा करना होगा। बिल्कुल शिवानंद सर, आपको इसकी मुहिम का एक श्रेय जाना, आपको ही आगे आना पड़ेगा। आप कहो तो दिल्ली में मैं 50-100 लड़के लेकर वहां आ जाता हूँ, कार्यकर्ता लेकर। मैंने तो विधानसभा के विधायकों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में। खुद कांग्रेस और अकाली दल के विधायक कहते हैं कि भी हमने भी आरटीआई डाली है, उसका 3 साल बाद जवाब दिया सरकार ने। आरटीआई एक्ट को सशक्त करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना होगा। ऐसे डिस्कस करने से कुछ ये नहीं होता है। ये मतलब इफ यू वांट टू किल अ स्नैक यू मस्ट हैव ए आयरन रॉड इन योर हैंड। ये हम सर लोग को वही कुछ बात है ना, करना। हमें हाँ, हम हमें लोग। हमें अपने आंदोलन को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। तभी सरकार को पता लगेगा भी अब ये आंदोलन शुरू हो गया। हाँ, ये सब कुछ तो करना होगा। के लिए ये एक मजाक बना कर बैठा है। पीआईओ जवाब नहीं देता, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उसका चमचागिरी करता है। एसआईसी में जाओ, सीआईसी में जाओ, वो भी रटे रटाया और कॉपी पेस्ट वाला ऑर्डर देता है, कुछ पढ़ता नहीं है। कमिश्नर खुद पढ़ता ही नहीं है। और आरटीआई देखे, आरटीआई डालने वालों को तो ये ब्लैकमेलर समझते हैं और लोक सेवकों हाँ, को ये ईमानदार समझते हैं। they are the two आज side of the same coin. सूचना आयुक्तों का भी जो रवैया है ना, वो सही नहीं है। वो पहले जब वो आम आदमी थे तब तो वो कहते थे, बयान देते थे ये नहीं आरटीआई अच्छी, आरटीआई अच्छी। जब खुद सूचना आयुक्त बनते हैं तो तब उनके रवैया ही बदल जाता है। वही तो बात है, इसीलिए तो आरटीआई का हाल ऐसा हुआ है। आम आदमी को पावर है, ये इसलिए आम मैं आदमी को इंफॉर्मेशन मांगेगा तो नहीं देगा, बहानाबाजी करेगा, ब्लैकमेलर बोलेगा, उल्टा सीधा कमेंट्स करेगा। इसका मतलब क्या है? ये लोग करप्शन को इनकरेज करना चाहते हैं। ये चाहते ही हैं सर, ये नहीं चाहते। यदि आंदोलन जल्दी से जल्दी शुरू नहीं किया गया तो ये जो थोड़ा बहुत आरटीआई है ज्यादा, तो ये भी खत्म हो जाएगा सर। सही में एकदम। सर बिहार में आरटीआई का कार्यकर्ता सूचना आयोग के सामने में प्रदर्शन करने वाले 6 तारीख को। सर ये सूचना आयोग सभी पटना। राज्यों में एक शुरुआत होनी चाहिए। सर आप जहां से भी शुरुआत करेंगे हम आपके साथ हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश में बुला ले, चाहे इंडिया में कहीं भी बुला ले, हम आने के लिए तैयार हैं। 6 फरवरी को बिहार में सूचना आयोग के सामने प्रदर्शन सभी आरटीआई कार्यकर्ता कर रहे हैं सर। देखिए, मेरा यहाँ एक सजेशन है, आप लोग थोड़ा विचार कीजिए इसमें। कोई भी आंदोलन शुरू कीजिए तो दिल्ली में कीजिए, तुरंत सब जगह जानकारी बिल्कुल चल सर। जाएगा।